ठीक है, आवाज सही है। ठीक, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारा जो आज का सेशन है, जो गुफ्तगू है इंशाल्लाह, वो ब्रोकर ब्रोकरी और उसके कुछ जदीद सूरतों पे है। तो सबसे पहले तो मैं ब्रोकरी के हवाले से एक दो बातें अर्ज कर दूं कि ब्रोकरी किस चीज़ को कहते हैं हम, और आज के ज़माने में ब्रोकरी के हवाले से जो उर्फ जारी है वो क्या है। तो देखिए, ब्रोकरी फ़िक़्ह इस्लामी में समसरा के नाम से मशहूर है। संसार कहते हैं उस शख्स को जो कि ब्रोकर, उर्दू में इसको हम दलाल भी कहते हैं। और ब्रोकर और संसार, दलाल, या बीच में दो लोगों की जोड़ कराने वाला, कारोबारी हैसियत से इसके अमल में और एक और शख्स के अमल के दरमियान एक मुशाबहत होती है, जिसको हम आम उर्फ में एजेंट कहते हैं, वकील भी कहते हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं कमीशन एजेंट, नाम सुना होगा आपने। कमीशन एजेंट भी एक होता है और एक होता है ब्रोकर। तो इनमें कुछ हैसियत में फर्क है। और आज के दौर में बाज आमाल ऐसे हैं जो कि एजेंट करते वक्त कुछ ब्रोकरी के काम भी कर रहा होता है, कुछ एजेंसी के भी कर रहा होता है। इस वजह से फिक़ही हुक्म लगाते वक्त हमें बाद दफ़ा ये दुश्वारी पेश आती है कि वकील के अहकाम अलग हैं, क्योंकि वकील का मतलब होता है वो शख्स जो कि किसी साहिब मामला की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे मुतय्यन किया गया हो। जैसे वकील लिल बैअ का मतलब है वो शख्स जिसको मालिक ने वकील बनाया हो कि तुम मेरी चीज बेच दो। वकील लिश्शरा का मतलब है जिसको बनाया हो कि मेरे लिए खरीद लो। वकील लिल कब्ज का मतलब है जिसको वकील बनाया हो मेरे लिए चीज जाके वसूल कर लो। तो इस वजह से वकील वो शख्स कहलाता है जिसके साथ आपका बाकायदा तौर पे पहले से एक नज्म तय होता है कि तुम मेरा ये काम कर देना। मिसाल के तौर पर एक चीज कहलाती है कलेक्शन एजेंसी। कलेक्शन एजेंसी का मतलब है कि आपने एक शख्स को अपना वकील बनाया कि बाजार में मैंने माल उधार बेचा हुआ है और मेरा कराची के 6 बाजारों में जाना मुश्किल है, तो 3 बाजार में मैं जा रहा हूँ, बाकी 3 बाजारों में तो मेरी तरफ से जाके सारी कलेक्शन करके आओ। मिसाल के तौर पे हैदरी के बाजार में मेरे 15 लोग हैं जिनसे पैसे लेने हैं। सदर के बाजार में मेरे 20 लोग हैं जिनसे पैसे लेने हैं। और कोई बाजार है वहाँ इतने लोग हैं, 100 लोगों की मैं तुम्हें फहरिस्त दे रहा हूँ और मेरे तरफ से तुम कलेक्शन एजेंट बन के जाओ, उनसे चेक ले आओ या पेमेंट कैश में, बाकी रिसीविंग मैं अपनी कर रहा हूँ। ये शख्स कलेक्शन एजेंट कहलाता है। तो एजेंसी एक चीज है, इस पर आगे चल के गुफ्तगू करते हैं शाम। एक है एजेंसी। एजेंसी का मफहूम ये जहन में रखें जिसे हम वकालत कहते हैं। आप जाएं, आपके कलेक्शन करके आए, आपको इस अमल के बदले में मैं उजरत दूंगा। और इसके मुकाबले में एक होता है दलाल, संसार। वो किसी की तरफ से मुकर्रर करदा नहीं होता, लेकिन वह बाजार में फिरता है। अब मिसाल के तौर पे आप में से किसी शख्स को
दारुल हदीस के तलबा जब फारिग होते हैं तो उनको हम दस्तार पहनाते हैं, अमामा पहनाते हैं। तो मसलन 100 तलबा के लिए आपको पगड़ी खरीदनी है, तो आप बाजार गए और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जहां से मैं 100 तैयार पगड़ियां हासिल करूं और उसको मैं अपना एक नक्शा दे दूं जिसके ऊपर फाजिल फलां जामे तो नूर लिखा हो मसलन, और मैं उसको कह दूं कि आप ये पगड़ी के पीछे जो शिमला होता है उसके ऊपर ये प्रिंट करके 100 पगड़ियां हमें 10 दिन के अंदर अंदर दे दें। इसका एक तरीका होता है कि आपने मुख्तलिफ लोगों से जाकर रब्ता किया कि आपको कोई जानने वाला है, आपको कोई जानने वाला है। बाद दफा तो कोई ऐसा मिल जाता है तो वहां तो जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप किसी से नंबर लेकर गए और उन साहब के पास पहुंच गए कि फलां साहब ने मुझे भेजा है और आप मुझे जो है वो पगड़ियां मुझे 100 चाहिए, आप दे दें मुझे, तो वो आपको दे देते हैं। वो सूरत एक अलग सूरत है। एक सूरत ये है कि आप बाजार गए और बाजार में जाकर आपने कोई तलाश शुरू किया, तब बाजार पहुंचे तो एक साहब आए, उन्होंने आकर कहा कि कपड़ा चाहिए, तो आपने उनको तवज्जो नहीं दी, आपने कहा मैं कपड़ा लेने आया हूँ लेकिन आपसे नहीं। आप थोड़ा आगे बढ़ते थे, एक और साहब नजर आए जो शक्ल और सूरत हुलिये से मालूम हुआ कि दीनी मिजाज के आदमी है। तो आपने उनसे पूछा कि साहब मैं कपड़ा लेने आया हूँ। उन साहब ने कहा कि मैं आपका अच्छा सौदा करा दूंगा। मैंने उनको अपनी गर्ज बता दी आपने कि जी 100 पगड़ियाँ चाहिए मुझे। उन्होंने कहा है आपको मैं माल दिलवाता हूँ। अब ये सूरत जो है वो क्या है कि एक आदमी को जाकर आपने जो लिया है, तो वो जब आपको अपने साथ लेकर जाएगा कुछ सौदा कराएगा, तो ये क्या कहलाएगा? संसार, दलाल कहलाएगा। एक मैं ऐसी सादा सी सूरत बता रहा हूँ जो आज से कोई मेरा ख्याल है 1000 साल से चली आ रही है ये सूरत। इसे हम कहते हैं संसार, ब्रोकर। और संसार जो होता है वो साहिब मामला का पहले से मुतय्यन करदा एजेंट या वकील नहीं होता। वो मुस्तकिल एक अमल कर रहा होता है, आपके पास आता है, आपने कहा नहीं मैं आपसे काम नहीं कराऊंगा, इनसे करा लूंगा, इनसे नहीं कराऊंगा, इनसे कराऊंगा। ये सूरत होती है संसार। तो अब ये संसार की जो जदीद सूरतें आई हैं उसमें एक तीसरी सूरत और आई है जिसकी तकलीफ हम बात सूरतों में ज्वाला पे करते हैं। ज्वाला का मतलब होता है, अनाफ के यहाँ भी इसका तस्वुर मिलता है। इसका आमतौर पर फुकाहा जो मिसाल देते हैं कि अगर किसी शख्स का कोई गुलाम भाग जाए और वो ऐलान कर दे कि मेरा गुलाम जो ढूंढ के ले आएगा मैं उसको इनाम दूंगा। या आजकल की मिसाल में आपने देखा होगा, अखबार में इश्तेहार आता है कि मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, मेरा एक लिफाफा गिर गया जिसमें कीमती कागजात हैं, जिन साहब को मिले वो मुझे पहुंचा दे, उनको इनाम दिया जाएगा। अब एक साहब आपके पास दरवाजे पे आ गए, उनके हाथ में लिफाफा, आपने लिफाफा देखा, आपने कहा मेरा ही लिफाफा है। तो आपने माकूल इनाम की बात की थी, ये तो इनाम मुतय्यन होता है, मैं आपको 5000 रुपये दूंगा, आपने 5000 रुपये निकाल के दिए। ये अमल जो है ये जो आला कहलाता है। तो बाज दफा किसी तीसरी पार्टी से जब कोई शख्स यानी फरीकैन में से किसी तीसरे से काम करा रहे होते हैं तो उसके अंदर समसरा के बजाय ज्वाला वाली कैफियत गालिब होती है। ज्वाला का मफहूम क्या होता है? ये आमतौर पे आप वहां पे कराते हैं जब किसी चीज के होने या न होने का कुछ यकीन ना हो। इसकी मिसाल आप समझे आज के दौर में कि आपके वो कर्जे जो फंसे गए हैं, आपकी वो वसूलियां जो फंस गई हैं, आपने एक साहब को बुलाया, आपने उनसे बात की कि देखिए जी बात ये मेरी ये वसूलियां फंसी हुई हैं 5 साल से, मैं आपको कोई उजरत उजरत पहले से नहीं दूंगा, आप जाएं ये वसूलियां करके लाएं, अगर आप वसूली करके ले आए तो मैं आपको इतना इनाम दूंगा, और अगर आप वसूली करके नहीं लाए तो आप मेरे पास आके ये नहीं कहिएगा कि मैंने तो इतनी भाग दौड़ की है, इतने फोन कॉलें की हैं, इतनी दफा इनके पीछे गया हूँ, मेरा तो इन सब कामों पर 5000 रुपये खर्च हो गया, मैं इसका जिम्मेदार नहीं। तो आमतौर पे जब फुकाए कराम क्या गुफ्तगू आती है तो ज्वाला, समसरा, वकाला, इन तीनों को मिलाकर गुफ्तगू की जाती है। और अक्सर सूरतें इनमें ऐसी अब के जमाने में आ गई हैं कि उसके अंदर दोनों बसा औकात पाई जाती है कैफियत। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे आप एक फ्लैट खरीदने गए, तो वहां पर एक स्टेट एजेंट आपको मिला,
आपने कहा कि इस इलाके में कोई फ्लैट बिक रहा है। उसने कहा जी एक फ्लैट बिक रहा है यहाँ पर, 1500 स्क्वायर फीट का है। आपने जाकर देखा, आपको पसंद है, आपने कहा कितने का है। तो उसने कहा ये फ्लैट मिसाल के तौर पे 1.5 करोड़ रुपए का, और मैं ये डील कराऊंगा, इस पर मैं कमीशन लूंगा आपसे 1%, यानी 1.5 लाख रुपए आपसे लूंगा। आपने कहा ठीक है। अब ये सौदा कराने की हद तक ये आदमी कौन है? अगरचे इसका नाम हमने रखा है एजेंट, लेकिन ये असल में कौन है? ब्रोकर है। चूंकि आपने इसको मुतय्यन तो नहीं किया था, ये तो किसी का आप बेड लेके बैठा हुआ है, प्लॉट, फ्लैट। अब इसके बाद आप उससे एक मुतालबा करते हैं। आप कहते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन, इसके बिल क्लियर है या नहीं है, इसके कागजात क्लियर हैं या नहीं है, और रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराने के लिए वकील वगैरह का जो सारी चीजें हैं, ये बराए करम आप मुझे करा के दें। वो कहता है ठीक है मैं करा के दूंगा। इसके लिए मैं अलग से आपसे लूंगा 35,000 रुपए। अब अगर आप गौर करें तो पहले अमल में ये कौन था? दलाल था। लेकिन दूसरे अमल में अब ये ब्रोकर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? वकील बन। तो बसा औकात ऐसा होता है कि आपकी ब्रोकरी और वकालत जमा हो जाती है। इसमें हमारे यहाँ फिर एक शुबा पैदा होता है कि भाई अगर ये ब्रोकर है तो दोनों तरफ से फीस ले सकता है। मुझसे फीस लेगा कि आपने 1.5 करोड़ का फ्लैट पसंद किया तो मुझे 1.5 लाख रुपए दें, और जो बेचने वाला है उससे कहेगा देखे मैंने आपका ग्राहक 1.5 लाख में ढूंढ के, 1.5 करोड़ में ढूंढ के लाया हूँ, 1.5 लाख आप दें। तो ब्रोकर चूंकि किसी एक का नुमाइंदा नहीं होता, आजाद होता है, लिहाजा वो दोनों तरफ से उजरत ले सकता है। लेकिन वकील किसी का मुतय्यन करदा होता है, तो वो एक तरफ से उजरत लेगा। यानी मैं अगर किसी को कहता हूं कि तुम, जैसे मिसाल के तौर पे, इसकी मिसाल आप ज्यादा आसानी से समझें कि एक कारोबार है जिसके अंदर खरीदारी की जाती है। आपने आप अपने यहाँ 4 मुलाजिम रखे जिनको आपने अथॉरिटी दी है कि तुम जाकर हमारे लिए सामान खरीदोगे, जिसके लिए हम एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, प्रोक्योरमेंट। आपने अपने यहाँ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर रखा और आपका काम है धागे का। तो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जाता है आपके लिए धागे की, कच्चे धागे की चीजें लाता है, रुई लेकर आता है, भुट्टी कपास खरीदता है। अब ये शख्स आपका चूंकि मुलाजिम है और आपने उसको इजाजत दी कि तुम जाके मेरे मेरे नुमाइंदे की हैसियत से खरीद फरोख्त करो, लिहाजा ये जो आपसे उजरत लेता है इसके अलावा ये सामने वाले से कोई कमीशन नहीं मांग सकता। हमारे यहाँ फतवा यही है ना। हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट एजेंट आके कहते हैं कि मैं आपसे माल खरीदूंगा, आप मुझे कितना कमीशन देंगे। इसके आदम जवाज का फतवा है। तो वकील वो होता है कि जिसको साहिब मामला अपने इस काम के लिए खास तौर पे मुंतखब कर लेता है। ब्रोकर वो होता है जो आजाद कर रहा होता है, वो इनका काम भी कराता है, इनका भी कराता है, इनके लिए अक्द की एक जिहत इनके लिए करा रहा है, अक्द की दूसरी जिहत दूसरे के लिए करा रहा है। तो एक बात जो मैं अर्ज कर रहा था कि आजकल जो जदीद सूरतें हैं, बात सूरतें उसमें मखलूत और मुरक्कब सूरतें हैं। समसरा भी है और वकाला भी है। समसरा किसी और काम के लिए, वकाला किसी और काम के लिए। और आमतौर पे हमारे यहाँ जैसे प्रॉपर्टी का काम है, इसके अंदर लोग तरजीह किसको देते हैं कि प्रॉपर्टी के कागजात की क्लियरेंस वगैरह किसके जिम्मे डालें? ब्रोकर के। इसलिए कि अगर आपने किसी और से कराया तो ब्रोकर का देखिए जी आपने तो हमसे कराया नहीं। तब उनसे पैकेज डील करते हैं कि घर का सौदा कराना ये तो एक अलग मामला है, तुमने सौदा करा दिया, पैसा डन हो गया हमारा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराने के जो कानूनी तकाजे हैं, जो भी तकाजे हैं कि आपने बिजली के बिल की क्लियरेंस लानी है, सुई गैस के बिल की, टेलीफोन के बिल की, और केडीए के ड्यूज की, सारे पेपर ठीक हो, अगर कोई सर्च सर्टिफिकेट निकलवाना है वो कैसे निकलेगा, वगैरह वगैरह, ये सारे काम आप कराएंगे। इसके अंदर भी एक और सूरत होती है बात। वो सूरत ये होती है कि आप ब्रोकर से जाकर ये कहते हैं कि घर का सौदा आपसे कराया मैंने, मेरा एक वकील है जो प्रॉपर्टी के काम करता है, आप उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। तो आपने मुझे 1.5 करोड़ का जो फ्लैट दिलाया, इसके 1% यानी 1.5 लाख रुपए आपको अलग दूंगा। मेरा वकील जिन जिन चीजों को मांगेगा, तो मालिकान से और वकील के दरमियान, चूंकि मालिकान के ब्रोकर आप हैं, ये काम आप करेंगे। कागजी कार्रवाई मेरा वकील कराएगा जाकर कोर्ट में,
वो जो रजिस्ट्रार ऑफिस में, आप उसके साथ होंगे। यानी इसके वो आप उनके साथ क्या तय करते हैं कि काम कानूनी तरीके से मेरा अपना एजेंट करेगा, मैं उसको अलग पैसे दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो एजेंट मुझे तो जानता है लेकिन जो बेच रहा है उसको नहीं जानता, उसको आप जानते हैं, आप उसके ब्रोकर हैं, लिहाजा कानूनी तकाजे के तहत मेरा वकील जाकर उस आदमी से पूछे कि ये दो वो दो, और आप बीच में ना हो तो मेरे लिए मुश्किल होगी। तो लिहाजा यहाँ पर वो वकील उसको बना रहा होता है एक जुज्व का, या उसको अजीर बना रहा होता है एक खास अमल का। वो अमल क्या है कि मेरा वकील जो कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए बेचने वाले से राब्ता करेगा, तो इसके दरमियान राब्ते का काम, कोऑर्डिनेशन, फोन वगैरह सारे काम आप करेंगे, क्योंकि मैं मालिक को जाके कहाँ कहाँ पकड़ता रहूंगा, मैं तो आपको पकड़ूंगा, और मेरा काम अगर पूरा नहीं हुआ तो आपका कमीशन आपको नहीं मिलेगा, और अगर काम पूरा हो गया तो सेल का कमीशन भी आपको पूरा मिलेगा, और इस काम की अलग से मैं मिसाल के तौर पर 25,000 अलग दूंगा। इस वजह से एक बात जो जदीद सूरत है, सबसे अहम सूरत जो जदीद समझने की है कि आजकल ब्रोकरी, वकालत, वकालत से मुराद है वकालत बिल इवज है। वकालत बिल इवज आप जानते हैं इजारा के हुक्म में होती है। यहाँ पे अजीरे, ये जो हमारे पास है ना अजीर खास के अहकाम है, तो वकील बिल अजर जो होता है उसमें और अजीर खास के अंदर कोई फर्क नहीं होता। तो जदीद सूरतों में एक सूरत सूरत मखलूत है। हमारे यहाँ जब स्टेट एजेंसी के काम के हवाले से सवालात आते हैं तो बाद दफा ये इश्काल पैदा हो जाता है कि अगर मैं किसी को जाकर कहता हूँ तुम मेरा घर बिकवाओ, तो वो ब्रोकर है या एजेंट है, सवाल है ना। कमीशन एजेंट, स्टेट एजेंट ब्रोकर होता है या वकील होता है, एक सवाल है। तो हमारे यहाँ बाद दफे इस पर एक इश्काल पैदा हो जाता है। लेकिन आजकल का हम उर्फ देखें तो वो एक तरह का ब्रोकर है, उसके अंदर ब्रोकर होने की कैफियत गालिब है। वो अपना ऑफिस बना के बैठा है, उसने कहा जी मेरा काम ही दो लोगों में डील कराना है, तो जो दो लोगों में डील करा रहा होता है वो कौन होता है असलन, लेकिन नाम उसका क्या है, एजेंट। तो हम जब किसी को एजेंट बोल रहे होते हैं तो हमारे जहन में क्या शुबा पैदा होता है, इसके पर कौन से अहकाम जारी होंगे, वकील के। अब जब ये ब्रोकर, ये स्टेट एजेंट के नाम से जो काम करने वाला है, ये मुझसे भी कमीशन लेता है बतौर मुश्तरी और सामने वाले से कमीशन लेता है बतौर बाय, तो सवाल क्या खड़ा हो जाता है कि वकील एक तरफ से लेगा ना, ये कैसे ले रहा है। तो उस सवाल का सही जवाब ये नहीं है कि आप जाकर उसमें वकालत के कोई जुजियात तलाश करें कि लेना जाए, तो उसका सही जवाब है कि इसकी तकलीफ हमें असलन करनी चाहिए ब्रोकरी पे या अमल मखलूत पे। अब एक आदमी अपना स्टेट एजेंट के नाम लिखने के बावजूद अपना बैठा हुआ है और वो ऑफिस खोल के बैठा है, तो आप जब उसके पास जाते हैं तो आप जाकर उसको बतौर मुश्तरी या बतौर बायर एक काम बताते हैं, ये मेरा काम करा दो। दूसरी बात एक और समझनी है कि हमारे यहाँ जो संसार की मिसालें मिलती हैं उसमें आमतौर पर संसार आके तरगीब देता है। आप बाजार जाए, अनाज मंडी, कपड़ा मंडी जाए, मोटरसाइकिल के बाजार में हम मोटरसाइकिल बेचने जाते हैं ना, तो आ जाते हैं लोग मोटरसाइकिल बेचने, तो आमतौर पे वहां पे ईजाब समसरा के अक्द के अंदर संसार कर रहा होता है, मोटरसाइकिल बिकवा दूंगा मैं, अच्छी अच्छे धार, अच्छा पार्टी मेरे पास है, चाहिए। आपने कहा बिकवा दो, उसने कहा ½ % कमीशन होगा, ठीक है ठीक है। असलन इस अक्द के समसरा का आगाज किसने किया, संसार ने किया। बाद सूरतों में संसार नहीं कर रहा होता, आप कर रहे होते, आप जाकर ब्रोकर को तलाश करते मेरा काम करा दोगे। तो अक्द समसरा के अंदर जो आज की सूरतें, उसमें ये बात का ख्याल बहुत रखना जरूरी है कि समसरा भी हो, मखलूत भी हो सकता है, संसार की तरफ से ईजाब भी हो सकता है और संसार की तरफ से कबूल भी हो सकता है। और संसार के लिए कोई जरूरी नहीं कि वो चलता फिरता मोटरसाइकिल पे हो, वो अपना ऑफिस बना के भी बैठ सकता है। इस वजह से एक तो ये बुनियादी मसला समझ रहे। दूसरा मसला ये समझें कि हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की मिसाल में इसलिए देता हूं अभी कि स्टॉक एक्सचेंज एक जो बाजार है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वो होती है कि जिसके अंदर, ऑर्गेनाइज भी कहते हैं इसको, रेगुलेटेड मार्केट भी कहते हैं, ये वो मार्केट होती है जिसके खरीदार और बेचने वाले के मखसूस लोग होते हैं, हर कोई नहीं खरीद सकता। मिसाल के तौर पे मैं अगर कुछ खरीदने इम्तियाज स्टोर पे जाऊं
तो मुझे इम्तियाज स्टोर का गार्ड मना नहीं करेगा कि आ जाए बिस्मिल्लाह टोकरी ले अंदर जाए। लेकिन अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदने चला जाऊं तो मैं बराह रास्त जाके स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकता, मुझे किसी से राब्ता करना पड़ेगा कि मुझे तुम शेयर दिलवा दो। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का उसूल ये है कि उसमें खरीदार और बेचने वाले दोनों मुंदरिज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होना जरूरी है, नॉन मेंबर कोई खरीदारी नहीं कर सकता। अगर उसने करनी है खरीदारी तो वो ब्रोकर के थ्रू आएगा। और उसकी वजह ये होती है कि एक रेगुलेटेड और एक मुंजबित सूक है, अस्सूकुल मुंजबिता। इसकी वजह से यहाँ पर बेचने वाला और खरीदार सबके बारे में मुकम्मल मालूमात होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक आम टैक्सी वाले को रोकें हाथ देकर, तो आपको जरूरी नहीं कि उसका नाम पता हो, लेकिन अगर आप करीम से उबर से मंगवाएं तो आपके पास उसका नाम, उसकी गाड़ी का नंबर, उसका फोन नंबर आ जाता है। क्योंकि करीम के जरिए गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट करने वाला जो मामला है वो निस्बतन एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड तरीका है, बमुकाबला जिसे कहते हैं बाजार में चलते हुए आप बैठने के बाद ड्राइवर से पूछते हैं आपका क्या नाम है, आपका क्या फोन नंबर है। इसके मुकाबले में करीम में आपके पास क्या आ रहा होगा, वो नंबर सब कुछ, और करीम में जो रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने वाला है उसकी डिटेल भी होगी, ये कौन साहब है, कहाँ रहते हैं। अगर कोई शख्स करीम के जरिए ड्राइवर को बुलाना चाहे तो अगर वो करीम पर रजिस्टर्ड ना हो तो क्या वो करीम के जरिए आ सकता है? ये मतलब है मुंजबित होने का। कि आपने कहा स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त कौन करेगा? वो आदमी करेगा जो इसका मेंबर हो, और जो दूसरों के लिए खरीदारी करे तो वो स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबर रजिस्टर्ड होता है। लिहाजा स्टॉक एक्सचेंज में जब आप खरीदारी करते हैं तो किसी ब्रोकर से रब्ता करते हैं, आप बराह रास्त नहीं करते, और वो ब्रोकर उसके ऊपर एक कमीशन लेता है। तो एक ब्रोकरी की सूरत वो है जो कि उन बाजारों में होती है जो मुंजबित बाजार होते हैं। उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज आता है, उसके अंदर मर्केंटाइल एक्सचेंज आता है, उसके अंदर राइस एक्सचेंज आता है, कॉटन एक्सचेंज आता है। इस तरह के जितने भी बाजार हैं मुंजबित हैं, उसके अंदर आमद और रफ्त, उनका पूरा डेटा, उनके मबी की तफसीलात, बाय की, मुश्तरी की, सब मौजूद होती है। लिहाजा अगर फर्ज कर लेते हैं कि ये मौलाना साहब स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर है और इन्होंने 1,000 लोगों के सौदे किए हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज उन्हें 1,000 से नहीं पूछेगा, इनसे पूछेगा। आपने अब्दुल सत्तार साहब का भी सौदा कराया, जावेद साहब का भी कराया, साद का भी कराया, उमैर का भी कराया। आप बताएं कि उन लोगों की मालूमात आपके पास है या नहीं? हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। क्यों? आप मेरे मेंबर हैं, आप रजिस्टर्ड ब्रोकर है मेरे। तो वहां पर ब्रोकर के बगैर सौदा न होने की वजह यह कि वहां पर कोई आदमी भी जब तक के मेंबर ना हो असालतन ये काम नहीं कर सकता। तो ब्रोकरी की एक शक्ल जो है वो बाजार उन असवाक में होती है जो असवाक में मुनज़्ज़मा है, जिसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज आता है, जिसके अंदर मर्केंटाइल एक्सचेंज आता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद और फरोख्त करा सकती हैं उन कंपनी को कहा जाता है ब्रोकरेज हाउस। नाम सुना होगा आपने, ब्रोकरेज हाउस कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता दो तरह की कंपनियां होती हैं। एक कंपनियां वो होती हैं जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, एएमसी। ये आपसे पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगाती हैं, स्टॉक में लगाती है, मुख्तलिफ फंड मैनेजमेंट करती हैं ये, स्टॉक में भी लगाती हैं, मनी मार्केट में भी लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने नाम सुना होगा मीजान, अल मीजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से। मीजान बैंक के साथ एक सब्सिडी है। तो ये सब्सिडरी जो है मीजान बैंक की, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम करती है। आपको जाकर अगर स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं तो आप जाके इनकी यूनिट खरीद लेते हैं या आपके पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं।
ये असलन ये कंपनियां कहलाती हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियां। यानी इनको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इजाजत दी होती है कि आप लोगों से पैसा लेंगे और लोगों से पैसा लेने के बाद इसको जाकर इन उसूल और जवाबित के तहत इन इन जगहों पर लगाएंगे। इसके मुख्तलिफ जवाबित होते हैं कि आप कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते। इसके अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आती हैं, फंड आते हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आते हैं, ये सब आते हैं। ये लोगों से पैसा लेकर कैपिटल मार्केट में जाकर मुख्तलिफ असासों में लगाकर वहां से नफा देते हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहलाती हैं, एएमसीज। इसके मुकाबले में एक कंपनी और कहलाती है जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से जिनको इजाजत होती है, ये कहलाती है ब्रोकरेज कंपनियां, ब्रोकरेज हाउस। ब्रोकरेज हाउस का क्या काम होता है? फंड मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो आपसे पैसे लेकर अपनी मर्जी से लगाती है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैंने जो आपके पास अकाउंट खोला है तो आप मेरे पैसे फला फला जगह पे लगाए, आप नहीं कह सकते। वो रिस्ट्रिक्टेड वकील नहीं होता, उनका अख्त हमारे यहाँ शरण वकालतुल इस्तिस्मार के तहत होता है। पैसा देने वाला मुअक्किल होता है, फंड मैनेजमेंट कंपनी वकील होती है, लेकिन वो वकील मुख्तार है। आपकी हिदायत की पाबंद नहीं, आपसे बड़ी हिदायत ले ली सिक्योरिटीज एंड कमीशन के उसूल के तहत कि मैं स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में इधर उधर लगाऊंगा, खत्म बात। अब वो कैसे लगाएंगे उसकी पॉलिसी चूंकि डिक्लेयर्ड है, लिहाजा आप उनसे मजीद पूछ नहीं सकते कि आपने मेरे पैसे कहाँ लगाए। वो कहते हैं ये अब मैं बताने का पाबंद नहीं हूँ आपको। इसके मुकाबले में जो ब्रोकरेज कंपनी होती है वो आपके कहने पर काम करती है। ब्रोकरेज कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फर्क ये होता है कि ब्रोकरेज कंपनी को, कि आप क्लाइंट है मसलन, और आप बड़े क्लाइंट हैं, आपके पास मिसाल के तौर पे 40-50 करोड़ रुपए हैं। आपने सुबह कॉल की ब्रोकरेज कंपनी में, आपने पूछा हाँ भाई कोई एडवाइस है तुम्हारे पास? उसने कहा सर फला फला शेयर अच्छे चल रहे हैं। आपने कहा अच्छा, तो कितने अरसे में मैं पैसे निकाल सकता हूँ? उन्होंने कहा सर उम्मीद है कि आप 25 से 30 दिन में अच्छे पैसे बना लेंगे। आपने कहा ठीक है, 50 लाख के वो शेयर उठा लो, 50 लाख के ये उठा लो, 50 लाख के ये, 50 लाख के वो। आपने उनको कोई 3 करोड़ रुपए का ऑर्डर लिखवाया जिसके अंदर मुख्तलिफ शेयर है। वो आपके ऑर्डर के मुताबिक जाके शेयर खरीद के आपके अकाउंट में डालेंगे। वो आपके क्या कहलाएंगे? ब्रोकर। हालांकि वो वकील भी है एक तरह से ना। तो बाद दफा कह रहा था ब्रोकर है, होता वकील है। और ये कंपनियां अपने आप को कहती हैं ब्रोकरेज हाउस है। हम आपसे भी कमीशन लेंगे और जो बेच रहा है उससे भी लेंगे, छोटा सा कमीशन लेते हैं। ब्रोकरेज कंपनी में और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बुनियादी फर्क ये है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट के फैसले खुद करती है, और ब्रोकरेज हाउस जो होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के फैसले असल वो शख्स करता है जो काम करना चाहता है। संसार उसका पाबंद होता है, मशवरा दे देता है संसार, क्योंकि जाहिर फील्ड में बैठा है ना ब्रोकर। जैसे आप स्टेट एजेंट के पास गए, आपने कहा फ्लैट 3 कमरों का, इतने बड़ा फ्लैट मुझे इस तरह के यहाँ चाहिए। उसने कहा सर मैं आपको मशवरा दूं, इस इलाके में मत ले, आप यहाँ पानी का मसला है या बिजली का मसला है, या इस इलाके में पानी बिजली की लाइन जो है उस पर बहुत अरसे से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप यहाँ मत जाए, आप यहाँ चले जाए। आप यहाँ से छोड़ के वहां जाते हैं, वहां जाकर फ्लैट पसंद करके लेते हैं, लेकिन वो फर्स्ट फ्लैट पसंद करने का फैसला भी किसका होता है? आपका होता है। ब्रोकर उसको क्या करता है? एक मशवरा देता है, और बाजार में बैठने की वजह से उसके पास मालूमात ज्यादा। ब्रोकरेज कंपनी का असल काम है कि वो किसी भी इन्वेस्टर को एक मशवरा दे सकती है और उसकी हिदायत के मुताबिक चीज खरीद के उसके अकाउंट में डाल। केएससी के इतने शेयर खरीद लें, गुलामत के इतने शेयर खरीद लें, ओजीडीसीएल के इतने खरीद के मेरे अकाउंट में क्रेडिट करो। आपका अकाउंट उनके पास खुला होता है, बाद दफा परमानेंट अकाउंट होता है, बाद दफा एक जेली अकाउंट होता है जो अल्टीमेटली सीडीसी में खुला होता है। इनको हम कहते हैं ब्रोकरेज हाउस। बाद दफा एक गलत काम भी करते हैं। गलत काम ये करते हैं कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक एक ब्रोकरेज हाउस फंड मैनेजमेंट का काम नहीं कर सकता। फंड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मैंने जाके ब्रोकर को पैसे दिए कि तुम मेरे ब्याह पर जहां मर्जी लगाने लगाओ। असलन ब्रोकर क्या काम है? मेरे कहने पर चले ना।
मैंने उसके हाथ में पैसे रख दिए कि तुम जहां मर्जी लगाने लगाओ। पाकिस्तान के कवानीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन किसको मना करते हैं, उमूमी हालात में ये नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि अगर पैसे डूबेंगे तो ब्रोकर कह देगा भाई मैंने तो इनके कहने पर लगाए, क्योंकि असलन तो इसका जो अक्द होता है वो क्या होता है, मैं आपके कहने पर लगाऊंगा। आपने जाके स्टेट एजेंट को 5 करोड़ रुपए दिए कि तुम जहां मर्जी लगाना लगाओ, थोड़े दिन बाद आपको इत्तला मिली उसने ऐसी जगह लगा दिया जहां पर प्रॉपर्टी में झगड़ा है, आपने उससे पूछा ये क्या है, लड़ाई हुई, कोर्ट चले गए। स्टेट एजेंट ने कोर्ट में जाके कहा मैं तो ब्रोकर हूँ भाई, ये मुझसे कहते थे तो मैं लगाता था। तो कोर्ट किसकी बात सुनेगी? कोर्ट कहेगी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, अक्द, वो तो ये बता रहा है कि ये ब्रोकर है, ये तो असील आप है, आप खुद फैसला करते हैं, ये फैसला करने में कमीशन लेकर अलग हो जाता है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि इसने ये चीजें खरीदी हैं, आप गलत कह रहे हैं। खरीदी किसने? आपने खरीदी। इस वजह से ब्रोकर को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की इजाजत नहीं माना नहीं होती कि वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट नहीं कर सकता। अब ये एक अलग मौजूद, मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो ब्रोकरी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, उनमें से एक शक्ल हमारे यहाँ जो राइज है वो ऑर्गेनाइज बाजारों में राइज है, जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं। आप जाते हैं ब्रोकरेज हाउस में अपना अकाउंट खोलते हैं, या आपको मशवरा देते हैं ये शेयर खरीद लें ये खरीद लें, या आप इनके मशवरे पे नहीं चलते, आप खुद जाके फोन करते हैं OGDCL के 1 लाख शेयर उठा दें। उसने कहा ठीक है, आपने अकाउंट में पेमेंट की इसके, उसने शेयर खरीदे आपके अकाउंट में डाल दी, आपने कमीशन दे दिया, बात खत्म हो गई। ये ब्रोकरेज हाउस है जो कि स्ट्रक्चर्ड बाजार में, मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर भी ब्रोकरेज हाउस होते हैं, आप जाके उनके जरिए काम कराते हैं अपना। इस ब्रोकरेज हाउस का बुनियादी काम है आपके सौदे के ऊपर एक कमीशन रख देता है। आप 1 करोड़ का सौदा कराएंगे मिसाल के तौर पर, उसने कह दिया कि मैं इसके अंदर 100 रुपए पे 4 आने के बराबर कमीशन लूंगा, यानी कि 0.25% कमीशन होगा मेरा। जो सौदा करना है करें, सौदा आप करते हैं, वो आपके अकाउंट में से जो भी आपने उसको पेमेंट की तो अपना कमीशन ले लेते। अब इसके अंदर एक और बात समझे, ब्रोकर्स होते हैं बाजार में बहुत ज्यादा, तो ब्रोकर अपनी तरफ अपने ग्राहक को तरगीब देने के लिए कमीशन में उतार चढ़ाव भी करते हैं। आपने उससे जाकर कहा भाई क्या कमीशन लोगे, उसने कहा मार्केट में चल रहा है 100 रुपए पे 4 आने, 0.25, मैं आपसे लूंगा 0.2%, बशर्ते कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो, यानी 1 करोड़ रुपए पे 20,000 लूंगा। कभी कभी और भी होता है, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास सौदा करें, शुरू की 5 ट्रांजैक्शन आपकी 0 पे, तो अगर संसार अपनी उजरत से तनाजुल कर ले तो उसका संसारा खत्म नहीं होता, क्योंकि असलन उसका कहना ये है कि मैं शुरू की 5 से सिर्फ तनाजुल करूंगा, बाकी में वो जारी रहेंगी। तो बाज दफा आप जो उजरत देने के मामलात हैं उसके अंदर बंडलिंग करते हैं। स्टेट एजेंट से आपने जाकर कहा कि देखो मैं तुमसे प्रॉपर्टी जो खरीद रहा हूँ, एक तो फ्लैट खरीद रहा हूँ, 2 छोटे प्लॉट खरीद रहा हूँ। एक प्लॉट जो है वो तकरीबन 40 लाख का है और दूसरा प्लॉट जो है ना वो 15 लाख का है। तो भाई एक काम करो, ये 15 लाख वाला प्लॉट है ना, ये तो फ्री में कर दो मुझे, बाकी 2 पे कमीशन ले लो। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो ये ब्रोकरी की सूरतें हैं बाज, इसके अंदर कमीशन के स्ट्रक्चर की भी ये सूरत है। और इसमें एक बात ये ध्यान में रखें कि ब्रोकरी की जब सूरत आपके सामने आए, सूरत मसला, तो आप उसमें गौर करें कि इसके अंदर ब्रोकरी है, सिर्फ सिर्फ वकालत है, या मखलूत चीज है। मैंने आपको प्रोक्योरमेंट एजेंट की मिसाल दी थी कि कोई कंपनी है वो धागा खरीदती है, तो धागा खरीदने के लिए जो उसने अपने परचेज डिपार्टमेंट में लोग रखे हैं वो उसके अजीर हैं, और वो जाकर जो धागा खरीदेंगे तो उस पर अपना कमीशन वो नहीं रख सकते, शर्म नाजायज है। लेकिन बाज जगह दुनिया में प्रोक्योरमेंट कंपनियां ये करती हैं, मुलाजिम को तनख्वाह थोड़ी सी दी, आप मेरे मुलाजिम है, आपकी तनख्वाह है 25,000 रुपये, 25,000 रुपये में कौन काम करता है, वो भी प्रोक्योरमेंट। आप जो प्रोक्योरमेंट मुझे अच्छी करके ला के देंगे उसका X% आपको मिलेगा।
सेल एजेंट के साथ भी करते हैं, प्रोक्योरमेंट के साथ। हम आपको मुलाजिम रखा, हमारा माल बिकवाएं, तनख्वाह 25,000 है, जो माल बिकेगा उस पर कमीशन आपको। अगर ये सूरत है तो ये सूरत फिर शरन अलग हुक्म रखती है। इसके अंदर फिर आप अजीर, उजरत और हाफिज, एक लफ्ज होता है ना, जोई वाला नहीं, जे वाला, राजा वाला, हाफिज, इसका मतलब होता है इंसेंटिव। आपकी असल उजरत तो है 25,000 रुपये माहवार, लेकिन काम मेरा अच्छा होगा तो मैं जो काम आप करके देंगे उसके अंदर मैं आपको बतौर इनाम दूंगा। और जो चीज बतौर इनाम दी जाती है वो मुल्हक बिल उजरत होती है ना। यानी फुकाहा ने लिखा है ना कि अक्द बे में जो चीज समन के अलावा बतौर तोहफा दी जाए तो वो मुल्हक बिल समन होती है। जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, मुल्हक बिल समन होता है। अगर आपको किसी ने कहा इसकी कीमत 50,000 रुपये, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको, 50,000 रुपये मुझे देंगे, 10,000 आपको वापस किए, दरअसल में ये हद फिस समन है, 40,000 में सौदा हुआ। या आपने कहा बाय वन गेट वन फ्री, ये आपने एक जग खरीदा, ये मैंने आपको दिया 800 रुपये का, इसके साथ एक गिलास फ्री, तो हम कहेंगे 800 रुपये में ये दो चीजें आएंगी। 800 रुपये समन किसका है, दो चीजों में। ये गिफ्ट का क्या मतलब है, ये मुल्हक बिस समन होता है। समझ रहे हैं ना उसूल, ये बड़ा मशहूर उसूल है, उजरत में भी यही है। तो उजरत के ये जो आजकल मारूफ स्ट्रक्चर है, तो उनमें से एक स्ट्रक्चर ये है, ब्रोकरी का, जो स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्गेनाइज मार्केट में होता है। एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे यहाँ नॉन ऑर्गेनाइज मार्केट में होता है, जोड़िया बाजार, इधर उधर कपड़ा बाजार। और एक स्ट्रक्चर और है, वो इस तरह से नहीं होता बाजार में कि बंदा फिर रहा हो। मसलन आप यहाँ चले जाए, खारा दर मीठा दर, यहाँ पे बाद लोग बैठे हैं, धागे का ब्रोकर बैठा हुआ है। आप उसके पास जाएं तो ये जो हमारी किताबों की अलमारी है, इससे थोड़ा सा बड़ा केबिन होगा, लेके बैठा होगा। बसा औकात अब तो वो घर घर में ही बैठ के काम कर लेते हैं। उनकी हर जगह ताल्लुक है। उनको वो आदमी भी फोन करता है जो कहता है कि जब्बार भाई मेरे पास ना धागा बहुत पड़ा है, कोई सौदा वो लगवाओ। और ये ब्रोकर की जरूरत क्यों पड़ती है कि जो आदमी धागा बेचने वाला है वो सुबह से शाम तक धागा बेच रहा है ना, तो ग्राहक तलाश करना उसके लिए मुश्किल है। उसके पास ग्राहक खुद चल के आता है, जिसे हम कहते हैं ना वॉक इन कस्टमर, तो आता है, लेकिन वो ये चाहता है कि कोई ऐसा कस्टमर भी तो आए ना जो जिसको मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, तो उसने बंदे से राब्ता किया। जब्बार भाई माल पड़ा हुआ है। इसी तरह जब्बार भाई से वो भी राब्ता कर रहा है कि यार कल मुझे जो है ना धागे की जरूरत है, कोई माल दिलवाओ। तो इनके ताल्लुकात 50 तरह के लोगों से होते हैं, ये बीच में बैठे हो, आपका फोन आया, उन्होंने कहा माल मिल जाएगा। सब्जी मंडी में जाए, फल वाले बैठे हुए होते हैं। अनाज मंडी में जाए, अनाज वाले बैठे होते हैं। ये मुख्तलिफ लोगों के दरमियान लिंक कराते हैं, ताजिरों के दरमियान। अनाज मंडी में ताजिर बैठा, उसने ब्रोकर को फोन किया, मेरे पास 1 लाख किलो गंदम पड़ी है, माल फंसा हुआ है, और 4 दिन बाद मुझे पेमेंट करनी है 1 करोड़ रुपए की, मेरा माल निकलवाओ। तो ये ब्रोकर बाज ऐसे होते हैं जो ग्राहक ढूंढ के लाते हैं, और बाज ब्रोकर ऐसे होते हैं जो फाइनेंसर भी ढूंढ के लाते हैं। उन्होंने कहा मिल जाएगा बंदा। मार्केट रेट गंदम का फर्ज करें, उन्होंने कहा 65 रुपए चल रहा है, बंदा मार्केट से 3 रुपए कम पे उठा लेगा, सारा माल उठाएगा, पेमेंट आ जाएगी आपको, गोडाउन आपका इस्तेमाल होगा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह 1 लाख किलो गंदम के लिहाज से फर्ज करें 65 लाख रुपए बनते थे, तो उसने 3 रुपए डिस्काउंट पर 62 लाख रुपए का कैश या चेक उसको दे दिया, कह दिया माल आपके यहाँ से मैं 1 हफ्ते में उठाऊंगा। तो उस आदमी की गंदम बिक गई। इसी ब्रोकर ने जो फाइनेंसर का बंदोबस्त किया था, फाइनेंसर खुद ताजिर नहीं होता, वो कहता है कि गंदम वंदुम लेना मेरे बस की बात नहीं। वो कहता है 1 हफ्ते तक मेरी गंदम यहीं पड़ी हुई है, तुम मुझे गाहक ढूंढ के ला दो। 1 हफ्ते में वो ब्रोकर कोई और गाहक ढूंढ के ले आया, गंदम खरीदने वाला, जो खरीदेगा गंदम 66 रुपए पे। तो 1 हफ्ते में इस फाइनेंसर को 62 में गंदम खरीद के कितने में बिक गई, 64 में बिक गई। 4 रुपए का फायदा हुआ 1 हफ्ते में, 1 लाख किलो पर कितना फायदा कर लिया, 4 लाख रुपए।
ये काम किसने कराया? ब्रोकर। ये ब्रोकर सिर्फ ये नहीं होता कि माल बिकवा रहा है, ये माल बिकवाता भी है, यानी असल जिसे हम कहते हैं कि एंड यूजर को, असल ताजिर के दरमियान माल बिकवाता भी है। और बाद दफा बीच में ऐसे लोगों को भी बिठाता है जो कि इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर तो आप जानते हैं अच्छी तरह से ना, इन्वेस्टर वो शख्स होता है जो असल में चीज खरीदने वाला नहीं होता। गंदुम का असल ताजिर तो वह जो गंदुम खरीद के बेचता हो, आटा पीसता हो। और गंदुम का एक ताजिर वो होता है जिसका बहुत कैश होता है। वो ब्रोकर से कहता है भाई कोई अच्छा सौदा है मुझे बताना, माल उठा लूंगा मैं, 2 करोड़ रुपए पड़े मेरे पास। ब्रोकर उनको बताता है सर एक अच्छा माल आया है, इतने में ले आप, इतने में बिक जाएगा। हर फील्ड में होते हैं, गाड़ियों में होते हैं ना, ये ओन पर जो गाड़ी बिकती है ये कहाँ से बिकती है? इन्वेस्टर बैठा होता है ना बीच में। बैरिया टाउन में आप जाए, इन्वेस्टर बैठा हुआ है, खुद उसको घर की जरूरत नहीं, घर उसके पास है। वो कह रहा है अच्छा सौदा है मुझे बताया, मैं घर उठा के घर बेच दूँ। तो जो ब्रोकर है वो रियल बायर सेलर के दरमियान भी बैठा होता है, इन्वेस्टर के इसका काम भी करा रहा होता है, और बीच में अपना कमीशन पकड़ लेता है। तो ब्रोकरी की एक सूरत हमारे अनऑर्गेनाइज्ड नॉन रेगुलेटेड बाजारों में भी है। और ब्रोकरी की तीसरी सूरत हमारे यहाँ आम लोगों की, जिसको हम कंज्यूमर मार्केट कहते हैं, हम आप बैठे हुए ना, हमारे यहाँ आम तौर पे जो अफराद के कारोबार की बात नहीं कर रहा, अफराद के यहाँ जो ब्रोकरी राइज है वो सबसे ज्यादा राइज है प्रॉपर्टी की। हमारा जो साबका पड़ेगा ना बहैसियत एक फर्द के, बहैसियत एक कारोबार के नहीं, बहैसियत एक फर्द के, कंज्यूमर मार्केट में जो ब्रोकर है वो कौन होता है? आम हालात में स्टेट एजेंट होता है। और हम लोग तो ज्यादातर ब्रोकरी करते नहीं है। एक ब्रोकरी और भी होती है जिसका साबका आपसे पड़ा होगा, जब आप कभी किसी होटल के इलाके, मसलन आप मरी चले गए, मरी में आप गाड़ी से उतरे नहीं कि 2 लोग पहुंच गए, आपको हम होटल ले जाएं, आपने कहा नहीं चाहिए हमें, फिर भी पीछे लगे रहते हैं। वो कौन होते हैं? वो बसा औकात ब्रोकर होते हैं, और बसा औकात किसी होटल के एजेंट होते हैं। जो होटल के एजेंट है वो आपसे कमीशन नहीं लेता, बख्शिश वख्शिश मांगते हैं कि आप 100-500 रुपये दे दें। और ब्रोकर वो होता है जो ऐसे इलाके में बैठा होता है, हमारे यहाँ तो खैर ब्रोकरी इतनी अच्छी नहीं है होटलों की, यहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन दुनिया के जो ऐसे इलाके हैं जो टूरिस्ट इलाके हैं, दुबई है, तुर्की है, जहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, तो वहाँ बसा औकात ऐसे एक कंपनी बैठी हुई होती है। आपने सुना होगा ना, जो आपको कहते हैं ट्रेवल एडवाइजर, टूरिस्ट एडवाइजर, टूरिज्म पैकेज बनाने वाले। तो टूरिज्म पैकेज बनाने वाले क्या करते हैं? 2 तरह के लोग होते हैं। एक सिर्फ वो लोग होते हैं जो आपको एडवाइस देकर आपका अरेंजमेंट कराते हैं, कैश पेमेंट आप खुद करते हैं। उन्होंने कहा जी टिकट इतने का पड़ेगा आपको, होटल की बुकिंग इतने की पड़ेगी। वो होटल के कौन होते हैं? 2 सूरतें होती हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, या तो होटल से बात की हुई होती है कि आपको बुकिंग ला के देंगे, आप हमें इस पर कमीशन दोगे, एक सूरत ये होती है। दूसरी सूरत ये होती है कि उन्होंने अपनी खुद बुकिंग कराई हुई होती है और आगे बेच रहे होते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। और तीसरी सूरत ये होती है कि वो टूर ऑपरेटर होते हैं। असलन उनका काम होता है जहाज के टिकट बेचना, बसों के टिकट बेचना। जैसे मिसाल के तौर पे तुर्की के अंदर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, तुर्की वगैरह में बाकायदा ऐसी कंपनियां बनी है जो कि अपनी गाड़ियां, अपनी बसें चलाते हैं। तो उन्होंने इन सारी कंपनियों के पास अपनी लिस्टिंग कराई हुई है, जहाज का टिकट खरीदा, बस की बुकिंग कराई, और इसके साथ साथ होटल की बुकिंग भी करवा देते हैं। तो इनके जरिए बुकिंग है, इनको 10% डिस्काउंट मिल गया। तो इन्होंने टूरिज्म पैकेज बना के आपको दे दिया। मदीना मुनव्वरा में, मक्का में उम्रे पे जो लोग जा रहे हैं आजकल यही होता है, 1.5 लाख में हज करें, 2 लाख में हज करें, 3 लाख में हज करें। तो असलन वो कहाँ से कमाते हैं? असलन वो होटल की बुकिंग से कमाते हैं, थोड़ा बहुत जहाज के टिकट पे कमा लेते हैं। तो आपको उन्होंने कह दिया कि जी, आपने कहा मसलन टिकट तो मेरा पड़ रहा है, मिसाल के तौर पे आपने कहा टिकट तो मेरा 90,000 का है, और आपने कहा मैं अपनी बुकिंग खुद करा लूंगा। वो कहते हैं जाएं। और अब एक आदमी यहाँ से जाए, वहां उतरे, फिर वो जाके मक्का में बुकिंग कराए, आसान तो नहीं है। तो बीच में किसको इन्वॉल्व करते हैं? किसी को बीच में लाते हैं, एक ब्रोकर को लाते हैं, एक एजेंट को लाते हैं। तो ये भी एक शक्ल है जिससे आम आदमी को, कंज्यूमर को साबका जो पड़ता है वो ट्रेवल एजेंट से पड़ता है, वो प्रॉपर्टी के एजेंट से पड़ता है, जिसे हम स्टेट एजेंट कहते हैं, आमतौर पे इन दो से पड़ता है। कभी कभी अगर वो स्टॉक मार्केट में कुछ खरीदारी करने जाए तो स्टॉक ब्रोकर से पड़ता है।
इसके अलावा जो कारोबार है उनका आपस के लिहाज से चल, बड़ा कारोबार है, मसलन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है कोई आपका, मसलन कोई चीज आप बाहर से ला के बेचते हैं, केमिकल के एक्सपोर्ट, आप इंपोर्टर है, तो केमिकल को लाना, केमिकल को बिकवाने के अंदर आपको केमिकल मार्केट का ब्रोकर चाहिए होता है। वो फिर कारोबारी ब्रोकर होते हैं, उनका मामला बिल्कुल अलग होता है। तो ब्रोकरी की कुछ सूरतें जो मैंने अर्ज की, ये तो मुख्तसर सी बात है। इसके अंदर जो असल सवाल है वो आगे चल के, दो मसले हमारे यहाँ आ गए हैं जिसकी वजह से थोड़ा से मसाइल खड़े हो गए। एक मसला तो वो आ गया जो मैंने अर्ज किया कि ब्रोकरी और वकालत मखलूत हो जाती है, और इसका कोई ऐसा जाब्ता नहीं है कि आप कहते हैं कि बस जी ब्रोकरी वकालत मखलूत है। बाज़ जगह ब्रोकरी वकालत मखलूत होती, बाज़ जगह नहीं होती। बाद दफा डील टू डील ये मुनहसर है। एक जगह आपने जाके कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ आप एक सौदा करा दें, बाकी कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, वो मेरी कंपनी खुद करेगी। ब्रोकर ने जाके सौदा करा दिया, मालिक को बिठाया, आप, वो कह रहा था कि जी 1,55,00,000 रुपए फ्लैट के दूंगा, आपने कहा 1,45,00,000, आखिर में 1.5 करोड़ पर सौदा हो गया। आपस में एक दस्तखत करके बयाना वगैरह हो गया। अब ये सौदा हो गया, ब्रोकर ने कहा मेरा कमीशन ने, खुदा हाफिज। अब आप इसको लेकर जाते हैं अपने वकील के पास कि सारे कागजात पूरे कराओ, ये वो फला। अब ये सूरत सिर्फ ब्रोकरेज की है। अगर आपने उसको, ब्रोकर को अपने साथ काम के अंदर वकील के तौर पे भी लगा दिया, तो ब्रोकरेज और वकालत दोनों जमा हो गई। एक मसला हमारे यहाँ, ये तो मैंने आपको बताया सादा बंद, एक मसला हमारे यहाँ बड़ा पेचीदा हो गया। वो मसला है इन मामलात में खयानत का। और वो दो तरह से मसले आ रहे हैं। एक स्टेट एजेंट से आपने जाकर के फ्लैट मुझे दिला दो, उसने दिलाया 1,50,00,000 का फ्लैट है। जब आप सौदा करने गए तो आपको पता चला कि ब्रोकर ने मुझसे कमीशन भी लिया है, और असल कीमत इसकी थी 1,46,00,000। 4 लाख रुपए इसने ऊपर भी रखे, टॉप मारना, या सुना होगा ना आपने, गड़बड़े करना। ये करना कैसा है, एक सवाल ये आके खड़ा होता। दूसरा मसला आके खड़ा हो गया है कि बाज दफे एक आदमी एजेंट होता है तयशुदा तौर पे, और वो जाकर सामने वाले से ना कमीशन मांग रहा होता है, जबकि उसको मांगने का शरन हक नहीं होता। जैसे आप प्रोक्योरमेंट है, कंपनी के लिए सामान खरीदते हैं, तो अब एक सवाल आता है हमारे पास कि हमारे पास फला कंपनी के साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं आपसे धागा खरीदूंगा, शर्त ये कि आप मेरा इसमें ½ कमीशन रखें, वरना मैं आपसे नहीं खरीदूंगा, इनसे खरीदूंगा। आम मसला है ना ये। तीसरी एक और सूरत आ गई, वो और भी अजीब है। वो सूरत आ गई है रेफरल की। रेफरल की सूरत क्या होती है कि जैसे फर्ज करें कि इनका कपड़े का कारोबार है, मैं इनको जानता हूं, मैंने इनको फोन किया कि मैं 2 बंदे भेज रहा हूँ कपड़े के आपके पास, आप मेरा ख्याल रखना। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने नुस्खा लिखा, दवा वाले ने कमीशन दे दिया। मेरे पास एक साहब का सवाल आया, वो किसी इलाके में सेशन जज थे, तो उन्होंने कहा बाद दफा हमारे पास केस आता है हमारे इलाके में, तो हमें अंदाजा होता है हमारे इलाके का नहीं है केस, दूसरी जगह का। तो मैं उस शख्स को कहता हूँ कि तुम फला इलाके में जाओ, तुम्हारा यहाँ का केस नहीं है, मसलन तुम्हारा केस हैदराबाद का नहीं है, सक्खर का है, और सक्खर में जो फला वकील साहब है उनके पास चले जाना, वो अच्छा केस लड़ेंगे। और वकील साहब को मैं फोन करके कहता हूँ मैंने गाहक भेजा है आपका, तो फीस के अंदर 10-15 हज़ार मुझे भी रख के दो। तो सवाल है कि ये करना कैसे। अब इसके बारे में ना उसूल समझने क्या है। उसूल ये कि ब्रोकर जितने पैसे आपसे कह रहा है, जो भी लड़ाई करनी है वो खुले आम करेगा, आपसे मैं कमीशन इतना लूंगा। आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि तुम उससे कितना ले रहे हो, यानी कानूनन नहीं पूछ सकते। वैसे आप पूछ लेते हैं कि अच्छा तुम मुझसे तो 1.5% ले रहे हो और उनसे कितना ले रहे हो, ये उसकी मर्जी है। आपसे 1.5 ले रहा है, उससे आधा ले, आपसे 1.5 ले रहा है, उससे 3 ले। क्योंकि शरअन जो ब्रोकर होता है वो दोनों जानिबैन से चूंकि ले सकता है, जानिबैन से कमीशन ले सकता है, लिहाजा एक जानिब उसको इस बात का पाबंद नहीं कर सकता कि तुम मुझे वो उसका कमीशन बताओ, अक्द होने के बाद पाबंद नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर अक्द की शराइत में ये बात हो कि तुम फरीकैन से एक जैसा कमीशन लोगे, फिर अलग बात है।
मैं आपको ब्रोकर इस शर्त पे बना रहा हूँ कि मुझसे जितना लोगे उतना उससे लोगे, उससे जितना लोगे उतना मुझसे लोगे। लिहाजा चाहे ब्रोकर हो या चाहे वकील हो, इनका जो कमीशन तयशुदा है उससे इजाफी रकम इनको लेना किसी भी नाम पर, इस वाहिद अमल के लिए, ये बात याद रखें, जिस अमल के लिए ये ब्रोकर बने हैं उस अमल के लिए जो उजरत मारूफ है, मुअल्लन उजरत है, उसके अलावा कोई और उजरत या कोई और चीज छुपा के लेना इनके लिए शरन दुरुस्त नहीं। अलबत्ता जो उजरत इन्होंने तय की थी उसके बाद अगर ये कहते हैं कि थोड़ा खर्चा पानी और दे दें आप हमें, मिसाल के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट की मिसाल लें कि ब्रोकर से ये तय हुआ था कि ब्रोकर ने कहा आप मुझे 1.5% कमीशन देंगे, तो लिहाजा 1.5 करोड़ रुपए का 1.5% इतना बनता है, फर्ज कर लें 1% बनता है 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 लाख रुपए, तो 2,25,000 रुपए इसका कमीशन बनता है मेरा। अब जब कमीशन की पेमेंट का टाइम आया तो ब्रोकर ने कहा कि देखिए जी बात ये कि मैं बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ी, आपको पता है आम हालात से ज्यादा करनी पड़ी है, तो थोड़े पैसे बढ़ा दें, और आप अपने तौर पे बढ़ा देते हैं, इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। आप सब जानते हैं शरन कि वक्त अदा अगर फरीकैन आपस में कोई एक दूसरे के साथ मजीद चीज तय कर लेते हैं, या आप मसलन कह देते हैं कि देखो तुमने मुझसे 1.5% मांगा है, लेकिन इलाके में तो ना 1.25% पे काम हो रहा है, और तुम्हें काम भी कुछ नहीं करना पड़ा है, साफ सुथरा काम था, एक दफा तुमने मेरी मुलाकात कराई है, उसके बाद सौदा हो गया, तुम मुझसे 2.25 लाख रुपए ले रहे हो, ऐसा करो 2.25 लाख ले लो। उसने कहा चले 2.25 लाख दे दो, इसमें तो शर्म कोई हर्ज नहीं। लेकिन ब्रोकर ये नहीं कर सकता कि आपसे कहे कि मैं आपसे 1%, 1.5% कमीशन ले रहा हूं, और आपको बाद में पता चले कि प्रॉपर्टी की कीमत में उसने कुछ अपना भी मुआवजा रख लिया था। ये सूरत जायज नहीं है, ये कमीशन नहीं है, शरन ये कमीशन नहीं है, ये अकल बिल बातिल की सूरत है। क्योंकि असल में आप ये देखिए, ये इजाफी पैसे इसके पास रखना किस सूरत में जायज है? दो ही सूरतें हो सकती है ना। एक सूरत ये हो सकती है कि ये ब्रोकर खुद उस प्रॉपर्टी का मालिक हो। अगर ये खुद प्रॉपर्टी का मालिक है तो अपने हक में ये ब्रोकर नहीं हो सकता। ये क्या मैं कर सकता हूँ कि ये मोबाइल फोन में बेच रहा हूँ और इसके ऊपर मैं कमीशन लूंगा इतना और प्रॉफिट लूंगा इतना, तो बेचते वक्त मैं या तो असील हूँ खुद, या मैं ब्रोकर के जरिए बेच रहा हूँ। लिहाजा ब्रोकर ये नहीं कर सकता कि मैं चूंकि आपको बेच रहा था लिहाजा ब्रोकरी भी दें आप इसकी मुझे, और प्रॉपर्टी का नफा लेने का तो वैसे ही मेरा हक है। ये जायज नहीं है। ये काम आप सौदा करते वक्त तय कर सकते हैं कि देखिए मैं ब्रोकर भी हूं और ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी जो है ये मैं आपको बेच रहा हूँ 1.5 करोड़ की, और इस पर आप मुझे 1.5% कमीशन भी देंगे। तो जो लफ्ज कमीशन वो बोलेगा वो दरअसल मुल्हक में समन होगा, वो कमीशन नहीं। आप कहेंगे देखो कमीशन कमीशन नहीं बोलो, तुम ये बोलो कि 1.5 करोड़ का फ्लैट में 1,52,52,25,000 में दे रहा हूँ 1.5% कमीशन, यानी कि असलन कीमत में इजाफा कर रहा हूँ। अब कीमत में इजाफा वो क्यों करेगा? उसने मिसाल के तौर पर उसने उसको लॉजिक दी कि देखें ये फ्लैट बाजार में 1.5 करोड़ का ही है, अगर आप मेरे अलावा किसी और से लेने जाए तो आपको कमीशन देना पड़ेगा। उसने कहा देना पड़ेगा, ये चूंकि मेरा अपना है याद आप मुझे कमीशन दें। तो आप ये कहेंगे कि आप इसको कमीशन ना बोले, आप इसको कहें कि कीमत में इजाफा है। अगर बै से पहले वो कमीशन वगैरह कुछ भी कहता रहे, वो असल में मुल्हक बिस समन हो, या आप वो कहता है कि आप सौदा हमारा 1.5 करोड़ पे हुआ है, आप 1 लाख रुपए ऊपर से ऐसी खर्ची पानी देंगे हमें। खर्ची पानी भी किससे मुल्हक होती है? बिस समन मुल्हक, पहले से तयशुदा होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर मालूम किए बगैर ब्रोकर ये करना चाहेगा तो इसलिए जायज नहीं है कि ब्रोकर का अगर वो अपना है फ्लैट और उस पर बढ़ाकर ले रहा है तो भी नाजायज, और अगर ब्रोकर किसी और का फ्लैट कीमत बढ़ा के बेच रहा है तो लाजिमन वो झूठ बोल रहा होगा। वो बाय से क्या बोलेगा? बाय से ये थोड़ी बताएगा कि 1.5 करोड़ का बेच रहा हूँ, उससे क्या कहेगा 1,46,00,000 का सौदा फाइनल हुआ है, और इनसे जाकर कहेगा 1,50,00,000 का सौदा फाइनल हुआ है, और मुश्तरी से कहेगा कि आप 4 पे ऑर्डर बनाएं, एक 4 लाख का बनाएं, एक 40 लाख का बनाएं, दो 50-50 के बनाएं। मुश्तरी समझेगा पता नहीं शायद ये पैसे घुमा रहा है, हालांकि वो 4 अपनी जेब में डाल रहा है। ये सूरत शरन नाजायज है, इसके लिए पैसे रखना दुरुस्त नहीं है।
क्योंकि ये किसी अक्द के तहत नहीं आते। कौन सा अक्द है आप बताएं? अगर ये ब्रोकर है तो उसके तहत तो ये ले चुका 1.5%। लिहाजा ये बाय से झूठ बोलता है कि मैंने आपका सौदा 1 करोड़ 46 लाख में कराया, और मुश्तरी से झूठ बोलता है कि बाय 1 करोड़ 50 से कम पे नहीं मान रहा, और बीच में 4 लाख अपने पास रखता है, टॉप मारता है। ये सूरत नाजायज। अलबत्ता इसकी जायज होने की एक सूरत है, अगरचे उसमें हमारे यहाँ फुकाए कराम का इख्तलाफ है, लेकिन हम कहते हैं चलो कोई तो गुंजाइश है। और वो सूरत ये है कि एक मुश्तरी आता है, वो आकर कहता है कि मेरी लिमिट है 1.5 करोड़ रुपए, मेरी लिमिट है 1.5 करोड़ रुपए, और फ्लैट मुझे चाहिए 1500 स्क्वायर फुट का, इन प्रोजेक्ट्स में से कोई एक फ्लैट चाहिए। आप इस 1.5 करोड़ में से अपना जो कमीशन रखते हैं मुझे उस पर एतराज नहीं, ये क्वालिटी मेरे पास पूरी होनी चाहिए, पेपर पूरे हो फलाओ। उसने कहा ठीक है, उसने 1.5 करोड़ का एक फ्लैट दिला दिया है, लेकिन असलन उसको पड़ा 1 करोड़ 45 लाख का। तो 5 लाख किसने रखे? ब्रोकर ने रखे। अब इसके ऊपर एक सवाल आके खड़ा होता है कि यहाँ पे उजरत मजहूल हो गई, या बेचने वाले के पास चली गई। बेचने वाले ने कहा भाई देखो, इस फ्लैट की मुझे कम से कम वैल्यू 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 50 लाख चाहिए, ऊपर जो आता है तुम्हारा, फमा ज्यादा फहुव लक। तो इन सूरतों में जवाज में इख्तलाफ है। हमारे यहाँ कुछ जवाज के फतावा इस पर आ गए हैं, अलबत्ता इसके अंदर कुछ ना कुछ वजाहत हो, ताकि इसके अंदर अक्द के अंदर जिहालत और निज़ा न पैदा हो। तो अक्सर बैरियर टाउन से किसी ब्रोकर का फोन आता है कि जी मैं अगर घर बेच रहा हूँ, तो मैं अगर बगैर बताए कमीशन अगर मैं कहता हूँ ½ % पे काम कर रहा हूँ तो लोग करते हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं ना कि मैं 1.5% पे काम कर रहा हूँ तो लोग मेरे साथ काम नहीं करते। हालांकि लोगों को पता होता है कि ½ % पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग पसंद करते हैं कि ये हमसे गलत बयानी करे तब हम काम करेंगे। कहने के मैं लोगों को खुल के बताता हूँ मैं 1.5% पे काम करूंगा, लोग कहते हैं हम आपसे काम नहीं करेंगे। फला ब्रोकर ½ % पे काम कर रहा है, मैं बताता हूँ ½ % पे नहीं कर रहा, आपको ½ % बता रहा है, बीच में उसने अपना रखा है, लेकिन लोग आदि नहीं है इसके, लोग कहते हैं नहीं वही सही। तो ब्रोकर मुझे फोन करके कई दफा पूछ चुके हैं, 2-3 ब्रोकर जो होते हैं, बाज उनके दिल में ख्याल होता है कि हमको गलत काम है, कि हम क्या करें। क्या ऐसी सूरत मुमकिन है कि हम किसी से कहें कि हम आपको ये इतने का दिला देंगे, आप बाजार में चेक कर लें इतने का ही मिल रहा होगा, हम भी आपको इतने का दिला देंगे, इसके अंदर बढ़ती कमती जो भी कमीशन है वो हमारा है, आप हमें इजाजत दे दें। तो कहते हैं वो ये कह रहा था मुझसे ब्रोकर के बाद, जो समझदार लोग होते हैं ना, जो बाजार में सौदे करते रहते हैं, वो तो समझ जाते हैं, उनको अंदाजा होता है कि ये इतने का ही है, तो वो इतना ज्यादा हील हुज्जत नहीं करते। लेकिन जो आदमी पहली दफा खरीदना है बड़ी हील हुज्जत करता है, कहता है अच्छा ये तो आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। तो अगर हम उनको असल बात बता देते हैं तो हमसे लेते नहीं, कहते हैं कि नहीं हम तो कमीशन आपको 1 करोड़ पे हम कमीशन देंगे आपको, मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये। वो कह रहे हैं 1 करोड़ में 50,000 कमीशन में बात इसलिए नहीं बनती कि बाद दफा पीछे कई कई एजेंट होते हैं, मसला आगे बताता हूँ मैं आपको। यानी समसरा के अंदर मुशारका। तो ये बात जहन में रखें कि बाज सूरतें आजकल ऐसी हैं जिनके ऊपर कुछ गुफ्तगू है, हमारे हजरात इजाजत देते हैं, लेकिन उमूमी हालात में जो सूरतें हैं उसके अंदर वजाहत जरूरी है। ये ब्रोकरेज की जो तीसरी सूरत मैंने आपको बताई, एक तो बताई बाजारों वाली, एक बताई इनफरादी, एक बताई ये वाली रियल इस्टेट वाली, एक बताई मैंने आपको दाने सौदे व खरीदने की। एक सूरत जो हमारे यहाँ राइज हो गई है, जिसके ऊपर हमारे यहाँ उलमा को बहुत तहफुजात है, वो ये है कि एक आदमी कहीं पर किसी को कमीशन एजेंट के तौर पर शो करता है, लेकिन वो होता नहीं। मिसाल देता हूं मैं आपको कि आपके एक दोस्त और एक रिश्तेदार हैदराबाद से आए, लाहौर से आए, उन्होंने आकर कहा कि हमारे बेटे की ये बेटी की शादी है, तो कराची के बाजार से हमें थोड़ी खरीदारी करनी है, आप हमें बताएं। तो आप जिन दुकानदारों के पास ले गए उनको जाकर कहा मेरा कमीशन भी रखना। तो ये सूरत जायज है या नाजायज? एक सवाल हमारा आजकल ये बहुत हो गई है, हर दूसरा आदमी ये गड़बड़ कर रहा है। मदरसे के लिए किताब खरीदने वाला गड़बड़ कर रहा है, मस्जिद के लिए सामान खरीदने वाला गड़बड़ कर रहा है,
यानी किस किस को रोके आदमी। तो देखिए इसमें एक उसूल याद रखें, अगरचे इसमें बाज़ हज़रात की राय है, लेकिन मैं एक बात इसमें अर्ज करता हूँ। जिन मामलात के अंदर आपको काम कहने वाला असलन आपके साथ तबर्रुअ की उम्मीद रखता हो, असलन, तो वहां पर मुतबर्रे होना असल है, वहां पे मुतबर्रे होना असल है और मुआवजा होना असल नहीं है। मसलन आप ब्रोकर के पास बाजार में जाते हैं तो असल आपके जहन में क्या है, ब्रोकर क्या करेगा, कमीशन लेगा, ये आपके जहन में है ना। लेकिन अगर आप अपने भाई या दोस्त को फोन करते हैं कि मैं पिशावर आया हूँ, मुझे कुछ माल देना हो, तो असल वहां पे क्या है, तबर्रो है या कमीशन है। तो ऐसी जगहों पर कमीशन लेना छुपाकर इसके जवाज की तरफ रुझान नहीं है। इसकी वजह यह कि ये असलन क्या बात लगती है, नसीहत लिल्लाहि वली रसूली वलिल मुमिनीन के भी खिलाफ है और दियानत के भी खिलाफ। आप जब लाहौर अपने दोस्त के पास जाके कहते हैं मुझे कुछ शॉपिंग कराओ, तो आपकी क्या तवक्को होती है, ये कमीशन लेगा या मुझे अच्छा सौदा कराएगा। तो जिन मामलात के अंदर असल ये है कि वहां पर मुतबर्रे होता है आदमी, आमतौर पर ये कहाँ होते हैं, जहां पर खानदानी दोस्ताना कुछ कराबतदारियां ताल्लुकात होते हैं, वहां पर एक इंसान अगर किसी से मदद लेता है तो इसलिए नहीं लेता कि ये कमीशन लेगा, इसलिए लेता है कि ये कमीशन के बगैर काम करेगा। वहां पर कमीशन लेना जाकर ये शरन कम से कम कराहत तो से तो खाली है ही नहीं। दूसरी सूरत यह है कि आप एक तरह से एजेंट हैं। मिसाल के तौर पे मेमन कम्युनिटी या चिन्योटी कम्युनिटी के आमतौर पे कारोबारी लोग होते हैं। तो एक आदमी है जो मदरसे का तालिब इल्म है, मदरसे का उस्ताद है, उनको उनके कई साथियों ने कह रखा है कि भाई आपके ताल्लुकात तबलीग में भी हैं, आपके ताल्लुकात मदारिस में भी हैं, तो आप ऐसा करें कि आपके पास कोई ग्राहक आया करे ना, आप हमारे पास लाए, हम आपको कमीशन देंगे। इस सूरत में ये कमीशन कौन दे रहा है, बाय दे रहा है। ये सूरत के बारे में हमारे हजरात जवाज का कायल हैं कि इसको कर सकते हैं। अलबत्ता इसके अंदर बेहतर ये है कि अगर कोई आदमी आपसे खालिसतन दोस्ती या उस ताल्लुक के तहत जिसके अंदर उसकी तवक्को आपके मुतबर्रे होने की है, वहां पर या तो आप कमीशन माफ करें या थोड़ा बहुत उसको इशारा दें। अब लोग कहते हैं हम इशारा भी नहीं देंगे। अगर आप अपने बहनोई से, अपने भाई से स्टेट एजेंसी का काम कराएं, तो हमारे यहाँ लोग ज्यादती भी करते हैं ना कि ये तो मेरा भाई है, इसको कमीशन की क्या जरूरत। अरे भाई, जब वो कमीशन आपसे नहीं लेगा तो उसकी गुजर बसर कैसे होगी। और साथ साथ वो ये भी कह रहे होते हैं कि हमें कमीशन भी चाहिए, आप उनको ना बताएं। ये ना बताने वाला मामला जो है ना, इससे इज्तिनाब बेहतर है। बात सूरतों में इसकी गुंजाइश है, हकीकत है। इसकी वजह होती है कि लोग ज्यादती करते हैं। भाई, एक आदमी को आपने काम पे लगाया, वो भागदौड़ भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, घर आपका बिकवाया, और आप उसको मिठाई का डब्बा भी नहीं देते, और आपकी तवक्को होती है मुफ्त में कराएगा। क्यों कराएगा मुफ्त में? क्योंकि हमारे यहाँ के मामलात ऐसे हैं कि हम सराहत के बजाय इबहाम को पसंद करते हैं। मुझे याद है एक दफा मेरे पास एक साहब ऑस्ट्रेलिया से आए, मैंने मेरे पास आए थे वो ऐसे वक्त में जैसे 12 बजे, 1 डेढ़ बज गया। मैंने पूछा आप खाना खाएंगे, कहने लगे जी खाऊंगा खाना। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये जुमला। मैंने कहा अगर हमारा कोई होता तो पहले कहता मैं नहीं खाऊंगा, फिर मैं कहता खाओ, फिर वो कहता मैं नहीं खाऊंगा, फिर एक खींचतानी के बाद जाके एक मामला तय होता। बड़ा सादा, उन्होंने कहा खाना खाऊंगा। एक और दफा है, उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, चाय पीऊंगा। अब जो उन्होंने बोला ना, कहते बस यही करूंगा मैं, ये नहीं कि आप बिस्किट ले आए तो मैं खा लूंगा, बिस्किट भी नहीं खाऊंगा। हमारा मिजाज ये नहीं है, हम कहते नहीं, थोड़ी खींचातानी करो, थोड़ी गलत बयानी करो, थोड़ा छुपाओ, तब बात करूंगा मैं। तो लोगों में ये आदत डालने की जरूरत है कि भाई, और ये तरगीब देने की जरूरत है कि जब आप किसी से कोई काम ले रहे हैं तो आप उसको इजाजत भी दे दें थोड़ी सी कि अच्छा भाई मैं आपसे काम करा रहा हूँ, आप अपना कुछ खर्चा रख लीजिएगा, और बता भी दें 1-2 हज़ार का खर्चा आप रख लें। हमारे लोग क्या करते हैं, किसी से कहा क्या मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे शॉपिंग कराएं, तो अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर में घुमा रहा है, और आजकल के हालात में 10 लीटर पेट्रोल खर्च कर दिया उसने, करीब 3,500 रुपये खर्च कर दिए। आपको खाना चाय वाय भी पिलाई, और आप जब फारिग हुए आपने आकर कहा यार मैं उसके पास गया था, बहुत ही बेकार शॉपिंग कराई उसने। तो ये मामलात भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात के अंदर हुस्न मुआशरत की तालीम है, इसके बिल्कुल खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जा देने वाले को
अच्छे तरीके से अदायगी करते थे। यहाँ पर हमारे साथ कोई आता है तो हम उसको बताने को तैयार नहीं। अब वो आदमी क्या करता है, वो कहता है यार मेरे पास तो महीने में औसतन एक या दो मेहमान ऐसे आ जाते हैं, हमारे जो तबलीग वाले साथी है ना, उनके यहाँ ही बहुत होता है, बहुत मेहमान आ रहे होते हैं। अब वो कहते हैं हर मेहमान पे औसतन अगर मैं 3,000 रुपये खर्च करूँ और महीने में मेरे पास 5 मेहमान आ गए, तो 15-16 हज़ार का बजट तो सिर्फ उनके साथ घूमने का है, खाने पीने का नहीं। तो हमारे यहाँ मामलात में शफाफियत न होने की वजह से बाद दफा ब्रोकरेज के काम में, वकालत के काम में लोग कमीशन रखते हैं। चौथी सूरत, मेरा ख्याल है आपके यहाँ खाने का वक्त भी हो रहा है, तो इस लिहाज से मैं थोड़ा 10 मिनट में इसको। अच्छा, तो बोलो खाने के वक्त जरा सा अच्छा, एक आखिरी सूरत है वो मैं जिक्र करता हूँ जिसके ऊपर दिल बड़ा कोड़ता है। वो सूरत ये कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वो दवाई लिखने का कमीशन ले। तो क्या ये कमीशन लेना दुरुस्त है या नहीं? डॉक्टर के पास चले जाते हैं आप, जज के पास चले जाते हैं, जिसके पास भी जाए, तो एक बात याद रखें कि जब किसी के पास आप जाकर उससे कोई काम कराते हैं तो दो हैसियतों में आप कराते हैं। या तो आप उसके साथ किसी मुआवजे के तहत काम कराते हैं, या तबर्रुअ के तहत कराते हैं। आप किसी दोस्त के पास गए कि जरा मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरे कोई, मैंने मिसाल दी थी ना, मुझे जरा शॉपिंग करा दो। इसके अंदर उसूल आम तौर पे लोग मुतबर्रे होते हैं, इल्ला ये कि आप वाजे कर दें कि देखो मैं तुम्हारी मदद ले रहा हूँ, मुझे 4-6 बाजारों में जाना है कराची के, तो मेरी गुजारिश है कि तुम नाराज ना हो, मैं तुम्हें पेट्रोल के पैसे देना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से तुम 10,000 रुपये रख लो, 2 दिन मुझे तुमने घुमाना है, कराची के 5-6 बाजारों में जाना है। तो जहां पर मुतबर्रे होना असल हो, लेकिन वहां पर अखराजात का इम्कान हो, तो वहां पर थोड़ा आदत डालने की मुआशरे में जरूरत है। और वहां पर अगर कोई शख्स असल बाय से कोई कमीशन लेता है और वो इस मामले से पहले तय हो, मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि हमारे चिन्योटी, मेमन, दिल्ली वाली बिरादरी के लोग आमतौर पे कारोबारी होते हैं, तो उन्होंने मदरसे के किसी तालिब इल्म को, तबलीग में लगे हुए शख्स को कहा आपके जरिए जो भी सौदा मेरे पास आएगा मैं आपको उस पर 3% कमीशन दूंगा। तो वो चाहे अपने भाई को ले जाए, जिसको भी ले जाए, शरन ये कमीशन लेना इसके लिए जायज है, इसलिए कि ये मामला इसने पहले से तय कर रखा है। लेकिन अगर कोई मामला ऐसा तय नहीं है और कोई शख्स इससे आकर कहता है मुझे बाजार से तुम शॉपिंग करा दो, और ये बाजार जाकर दुकानदार से कहता है मेरा कमीशन रखो, तो इस सूरत के जवाज में तामुल है। इसकी वजह यह कि इस मामले में दुकानदार ने इसको पहले से कमीशन नहीं दिया हुआ था, या तो पहले से दुकानदार कहता कि मेरे पास ग्राहक लाओ मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। लेकिन ये तो अब अपना ग्राहक ले गया है, अब ये जब उससे कमीशन मांग रहा है तो कह रहा कमीशन वमीशन तो कुछ नहीं है भाई मेरे पास, मैं कीमत बढ़ाकर 1,500 की चीज 1,800 की बताऊंगा, 300 आपको दे दूंगा। ये सूरत करने से इज्तनाब कर। दूसरी सूरत ये होती है कि एक शख्स के साथ आप अक़्द तबर्रुक के बजाय अक़्द मुआवजा करते हैं। मसलन आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा मेरा चेकअप कर ले आप, डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके बदले में आपसे क्या ली, फीस ले ली। तो अब ये डॉक्टर के साथ आपका क्या मामला है, अक़्द इजारा है। अब अगर डॉक्टर दवाई पर कमीशन लेता है, तो यहाँ पर उलमा के यहाँ एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ ये है कि डॉक्टर ने आपको जो खिदमत फराहम की उसके बदले में तो वो इवज ले चुका है ना, लिहाजा अब ये जो मजीद इवज ले रहा है तो आपसे तो लेने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको। सवाल ये कि अगर दवाई वाली कंपनी इसको कमीशन दे रही है तो इसका क्या हुक्म है? इसके बारे में दो बातें। एक बात तो ये कि ये दवाई अगर इस वजह से रेकमेंड करता है कि मुझे कमीशन मिले, जबकि और अच्छी दवा मौजूद है, तो ये ऐसा करना तो बिल्कुल नाजायज है। लेकिन अगर 4 किस्म की दवाइयां बिल्कुल एक जैसी, मसलन पैरासीटामोल, पैनाडोल, कालपोल और इस तरह की जो है ना, एक ही पैरास फेब्रो, इस तरह की जो चीजें हैं जो असलन सारी की सारी जिनका मेजर सॉल्ट एक जैसा है, क्वालिटी भी फर्ज करें एक जैसी है, उसके अंदर अगर वो सिलेक्ट करता है, तो इस सूरत में वो अगर कमीशन दे इसको, तो ये जायज है नाजायज है? इसमें हमारे यहाँ थोड़ा सा बाद हज़रात का जरा तहफ़्फ़ुज़ात है। बाद इजाजत देते हैं, वो इसलिए इजाजत देते हैं, वो कहते हैं इस शख्स ने अपनी दवा की तशखीस में, मर्ज की तशखीस में और दवा की तजवीज़ में इसने कोई खिलाफ दयानत काम नहीं किया। मरीज ने तो इसको उजरत दी है मर्ज की तशखीस की और नुस्खा लिखने की,
इस नुस्खा लिखने में इसने वो दवा लिखी जो बिल्कुल उस इलाज, उस मर्ज की जो 4 दवाएं हैं, चारों की चारों यकसा मुफीद है। 19-20 का मामूली फर्क की बात नहीं कर रहा, वो तो थोड़ा बहुत तो फर्क होता है, लेकिन उमूमन सारे डॉक्टर ये दवा देते हैं। उनमें से इसने एक मुंतखब कर ली जिसके पर इसको कमीशन मिलता है। तो क्या ये शरन किसी चीज की खिलाफ वर्जी है? उसका जवाब ये है कि आजकल के उर्फ के लिहाज से देखा जाए तो शरन इसके अंदर हुर्मत तो नहीं है, अलबत्ता इसी दर्जे की कराहत बहरहाल महसूस होती है कि आदमी कहता है कि भाई, सामने वाला कहता है आपसे कि भाई आप मुझे नुस्खा लिखने के पर कमीशन भी ले रहे हैं और मेरे मर्ज देखने के चेकअप के पैसे भी ले रहे हैं, आपने तो पता नहीं क्या अड्डा खोला हुआ है। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक चीज राइज है, दुनिया भर में हिडन कमीशन जो कहलाते हैं ना, हिडन कमीशन है, छुपे हुए कमीशन, इनको दुनिया में बेड प्रैक्टिसेस में शुमार किया जाता है, खराब तरीके का। और मैं समझता हूं कि हमें चाहिए कि हम इस हवाले से एक बेदारी पैदा करें माशरे में। मसाजिद के खुतबात में कहें कि न करें आप ये, यानी कुछ अखलाकी मेयार भी तो होते। आप किसी के साथ ऐसी चीज करें जो मौज़े तोहमत है, सवाल है कि छुपाते क्यों हैं आप? छुपाने की क्या वजह है, आप बताएं ना। छुपाने की सिर्फ एक वजह है, जो आपके पास आया उसको बुरा लगेगा, और वो आदमी आपके इस अमल को अपने साथ खैर ख्वाही नहीं समझता। सिंपल सी बात है ना। आप किसी आमिल के पास गए, आमिल साहब ने कहा कि इस अमल को करने के लिए आपको 5 किलो गंदुम चाहिए, और गंदुम आपको बाहर दुकान से मिलेगी, वो दुकान आपको पता चली आमिल साहब की अपनी है, तो आपके दिल में क्या बात आती? मौज़े तोहमत है ना। आप कहते हैं ये तो अजीब इन्होंने अपना सप्लाई चेन बना रखी। तो ऐसी जो चीजें हैं इसके बारे में दुनिया के अंदर डिस्क्लोजर, जिसके लिए हम अब कहते हैं इफ्साहात का रुझान है। दुनिया इफ्साह पे जाती है कि देखें भाई, हम ये काम आपके साथ जो कर रहे हैं, मशहूर इस्तेलाह इस्तेमाल होती है स्टॉक और कैपिटल मार्केट के अंदर, वो कहलाती है आर्म लेंथ बेसिस पर, हाथ के फासले पर। आर्म लेंथ बेसिस का मतलब ये है कि मैं जिनके साथ काम कर रहा हूं और जो मेरे साथ रिलेटेड है, मैंने उनसे इतना फासला रखा हुआ। ये एक इस्तिआरा और एक तशबीह है एक दूसरे के साथ किसी दर्जे के इन्फिसाल की, कि हमारा इनके साथ एक इन्फिसाल है। लिहाजा मैं अगर इनके साथ मामला कर रहा हूँ, बाहर कोई दुकान से अनाज खरीद के ला रहा है, उस दुकान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर अब देखें, स्कूल वालों के साथ एक लोगों की क्या लड़ाई है पुरानी। स्कूल वाले कहते हैं कि किताबें हमारे स्कूल से मिलेंगी, यूनिफॉर्म हमारे स्कूल से मिलेगा। कोई पसंद करता है इसको? आप बताएं। दायमी लड़ाई है ना पूरे पाकिस्तान में। गांव में चले जाए वहां ये लड़ाई है, शहर में आ जाए वहां, किस बात पे लड़ाई है? क्योंकि उनका कहना ये है कि हमने आपको जो उजरत दी तालीम की वो तो पूरी दे दी, ये आपने अपने साथ हमें एक अटकावन लगाकर कि आप किताबें भी हमसे खरीदें और हर चीज हमसे खरीदें, बैग हमसे खरीदें, पानी की बोतल हमसे खरीदें, कॉपियां हमसे खरीदें, यूनिफॉर्म हमसे खरीदें, और उस पर आप अपना कमीशन भी रख रहे हैं। तो आप इस काम को खुद ना करें, आप अपने से मुनफसिल रख के करें। पसंद करते हैं ना लोग, आप खुद देखें, आप जो मिसाल उठाएंगे उसके अंदर लोगों का ये इतराज होता है। आप अमलियात की मिसाल उठा लें, डॉक्टर की मिसाल उठा लें, यूनिफॉर्म की मिसाल उठा लें, और इसी तरह के जितने भी काम हैं, उसमें लोग कहते हैं कि भाई आपने तो उजरत पढ़ाने के लिए नहीं थी ना, आप किस काम में लग गए। अगरचे वो इतराज 100% सही नहीं होता, बाद दफा वो जायज बात भी होती है स्कूल की, लेकिन मिन हैसुल मजमू जो मैं बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि लोग इन मामलात के अंदर पसंद क्या चीज को नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, यह काम आप सही नहीं कर। एक और मिसाल देता हूँ, ट्रेवल एजेंट के पास जाते हैं, वो आपसे डील करने के बाद कहता है मैं उम्रे का पैकेज आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर होटल का ये वो है। अगर आपको पता चले इसने होटल के मामले में कमीशन रखा, आप कहते हैं यार ये तो रखेगा ना, अगर ये कमीशन नहीं रखेगा तो फिर खाएगा क्या? लेकिन जहाज का टिकट उसने कहा कि मैं आपको डिट्टो 90,000 का ही दे रहा हूँ, बाद में पता चला उसने जहाज के टिकट में कमीशन रख लिया, तो आप नाराज होते हैं। वो इसीलिए नाराज होते हैं कि जिस मामले के बारे में आपकी कैफियत जहन में होती है कि इस मामले में तबर्रो है या कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर है मुझे, वहां पर कॉस्ट के ऊपर इजाफा आपको पसंद नहीं आता। इसका एक मिसाल आप देखें, हमारे यहाँ फुकाए कराम ने जो बुयूउल अमानात का जिक्र किया, उसमें 3 बुयू आते हैं ना, वजीआ, तौलिया और मुराबहा।
वजिया का मतलब है नुकसान, तौलिया का मतलब है कॉस्ट टू कॉस्ट, और मुराबा का मतलब है कॉस्ट प्लस। फुक़हा किराम इनको बुयूउल अमानात कहते हैं। बुयूउल अमानात का मतलब ये है कि अब मैंने अगर किसी से कहा कि मैं ये पानी का जग आपको 1500 रुपये का बेच रहा हूँ, 1400 का मुझे आया था, 100 रुपये मेरा कमीशन है, तो अगर किसी तरह साबित हो जाए कि 1400 के बजाय 1350 का आया था, तो शरान और कानूनन 50 रुपये मुश्तरी वापस लेने का हक रखता है उससे। इसीलिए एक बड़ा मशहूर सवाल आता है ना कभी कभी जरा मिजाहिया अंदाज में, कि लोग कहते हैं मुझे घर में 1400 का पड़ा है, वो घर में आकर वो करते हैं होता 1100 का है, इनको बेचा, इनसे इनको बेचा, इनसे इनको बेचा। हालांकि सब जानते हैं तो ऐसी खयानत की बात है। तो बियुल अमानात में फुकहा क्या कहते हैं? फुकहा ये कहते हैं कि जिस मामले में मुताक़िदैन जिस हद तक अमीन है, उस हद तक उनका अमीन होना लाजमी है। यानी असलन तो मुराबा कोई अक़्द अमानत इस माना में नहीं है ना, अक़्द मुआवजा है ना, यानी खालिसतन अक़्द अमानत तो नहीं है कि आप किसी को अमानत करते, लेकिन कम से कम वो कीमत बताने के मामले में अमीन है, वहां पे खयानत नहीं करेंगे। बेआईनी ये उसूल ब्रोकरेज में चलता है कि जिस हद तक आप मुआवजा लेने के लिए हक रखते हैं, उस हद तक आप जायज लेने का हक रखते हैं। आपने किसी से कहा मैं 1.5% दूंगा, बिल्कुल लें, लेकिन आप 1.5% के बजाय 2% ले रहे हो, या आप उसके अंदर हिडन कमीशन ले रहे हो जो सामने वाले को ना पता हो, ये सूरत फिर किस में आ जाती है? दयानतदारी के खिलाफ बात है। और ये सिर्फ शरीयत का हुक्म नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप जाए ना, तो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो कहलाती हैं, अच्छी जो, जिसे हम कहते हैं कि मामूलात कहलाते हैं, उसके अंदर वो ये तवक्को रखते हैं कि भाई आप ये गड़बड़ ना करें, आप जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में इफ्साह हो, डिस्क्लोजर हो। शुरू में तकलीफ होगी, लोग नहीं मानेंगे, आखिर में मान जाएंगे। भाई देखें, डॉक्टर का दवा पे कमीशन लेना अब आजकल एक तरह से उर्फ आम हो गया ना, आज से 15 साल पहले नहीं था, तो लोग मान गए ना आखिर इसको। भाई जब गलत काम को मान सकते हैं तो जायज को भी मान जाएंगे। आप चाहे कितना ही बुरा भला कहें, लेकिन आपको पता होता है इस पर डॉक्टर का कमीशन है, आप जाके लेकर आते हैं, दिल दिल में बुरा भला भी कहते हैं, कभी कभी जबान से भी कह देते हैं। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि जब एक गलत चीज राइज हो सकती है, तो सही चीज भी राइज होनी चाहिए। डॉक्टर कहें कि जी आप मेरे पास आते हैं, मैं दवाइयाँ रेकमेंड करता हूँ, और दवा वाली कंपनियां मुझे कमीशन या मुझे कोई बेनिफिट दे सकती हैं, आप इस पर महसूस ना कीजिएगा। और मैंने जो आपसे 2000 रुपए की फीस ली है, वो दवा बताने की ली है, मैंने तजवीज की ली है, तशखीस के लिए। दवा दिलाने पर आपको अगर कोई कमीशन मिल रहा है, तो वो मेरे छोड़ना इख्तियार में नहीं है, वो तो मुझे सेलर दे रहा है कमीशन। मैं ये तो कर नहीं सकता ना, मैं अपने यहाँ से तो नहीं बेच रहा आपको। इस वजह से मैं कहता हूं कि जिन मामलात के अंदर दयानत असल है, तबर्रो असल है, अमानत असल है, तो जरूरी नहीं है कि कोई मामला 100% अमानत का हो, अक़्द अमानत। बाज मामलात ऐसे हैं जो अक़्द मुआवजा, जैसे इजारा है, मुदारबा है, तो कान ने लिखा है ना, मुदारिब की हैसियत में से शरीक भी होता है, वकील भी होता है, अमीन भी होता है। बैक वक्त सारी कैपेसिटी का क्या मतलब है? इजारा के अंदर फ़ुक़हा ने क्या लिखा है कि मुस्ताजिर का जो यद है वो यद अमानत है। लिहाजा मुस्ताजिर अपनी चीज को, जो चीज उसके हाथ में आईन मुजरा है, उसको असलन इजारा की शराइत के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए अगर कोई नुकसान पहुंच जाता है तो मुस्ताजिर जिम्मेदार नहीं है, फुक़हा ने लिखा है ना। लेकिन अगर वो खिलाफ शराइत काम करता है तो क्यों जामिन है? इसलिए कि अक़्द इजारा में जो आईन मुजरा मुस्ताजिर के यद में होती है, ये यद अमान है, यद जमान नहीं है। बड़ा मशहूर इख्तलाफ है ना ये, जो हमारे यहाँ सामान जा रहा होता है, बिल्टी का ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर हम एक मसला आके खड़ा हुआ है ना आजकल, बहुत बड़ा मसला है ना। वो आजकल नहीं खड़ा, 25 साल से खड़ा, बहुत बढ़ गया है कि अगर आप कराची से लाहौर सामान भेज रहे हैं, तो आप जो सामान ले जाने वाली ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उसको आप लिख के देते हैं 20 लाख का माल आपके पास है, नुकसान हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, लिखते हैं ना। अब हमारे यहाँ कपड़ा मार्केट की जितने भी तबलीग वाले, देली वाले, उलमा, ताजिर हैं, वो सर पकड़े बैठे हुए होते हैं कि अगर हम सामने वाले को लिख देते हैं कि अगर आपकी गलती नहीं हुई तो फिर आप जिम्मेदार नहीं, तो वो कहता है सुभान अल्लाह। ये साबित करना कि मेरी गलती है ये नहीं है, तो एक अलग मार्का है ना। तो मैं तो, और जो ट्रक चलाने वाले जिनको ये पता चल गया है, वो भी ये काम करने लगे। इसीलिए फुक़हा के यहाँ एक बहस है कि जब दयानात और अमानात के अंदर खलल वाक़ हो जाए, तो बाज़ सूरतों में कब्ज़े अमान को कब्ज़े ज़मान मिनल बिदाया शुरू मान लिया जाता है। जैसे अजीर मुश्तरक की बात चीज़ों में हमारे यहाँ फुक़हा किराम ने कुछ राय दी है ना, आपके इल्म में हो गई। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि
समसरा की वो सूरतें जिसके अंदर आप ये समझते हैं कि कुछ हैसियतें आपकी जायज हैं और कुछ नाजायज हैं, वहां पर इफ्साह का रिवाज दें, डिस्क्लोजर। मैं आपसे 1.5% कमीशन ले रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं ले रहा। मैं आपसे 1.5% कमीशन ले रहा हूं और इसके बाद टॉप भी मार रहा हूं। क्यों नहीं बताते आप? क्यों नहीं बताते? जब इंसान मुताकिदैन से में आपस में कोई चीज छुपा रहे होते हैं तो उसका मकसद कभी भी कोई सही काम तो नहीं हो सकता, तो गलत काम ही होता है। ऐसे ही है ना। इसलिए हम कहते हैं कि इस चीज का ख्याल रखें। आखिरी बात, मैं, है ना टाइम मेरे पास, 5 मिनट है हजरत। ज्वाला की बात सुनते हैं। ज्वाला का मतलब होता है कि आप किसी शख्स को एक नतीजे की बुनियाद पर पैसे देते हैं, अमल की बुनियाद पर नहीं देते। इजारा में और ज्वाला में फर्क है कि दो आदमियों को आपने रखा कि तुम जाओ और तलाशी शुरू करो फला चीज की। 3 दिन तक तलाश करते रहे, वो आ गए, उन्होंने कहा नहीं मिली चीज। आपने कहा चलो, तुम्हें मैंने पर डे 2,000 रुपए पे रखा था, 6,000 रुपए लो। तो वहां पर जो उजरत है वो अमल की होती है। और जुआला में जो जुअल होता है वो नतीजे का होता है। आप, मेरी गाय मैं बकरीद में ज़िबा करने के लिए लाया था, भाग गई है मोहल्ले के 2 चौकीदारों, अगर ये तुम गाय ढूंढ के ले आए तो 25,000 रुपये इनाम दूंगा। अब वो उसके ढूंढने में चाहे उनका पेट्रोल खर्च हो, उनकी गाड़ी खर्च हो, उनका खाना पीना लगे, लेकिन अगर वो गाय ढूंढ के नहीं लाए तो 25,000 के वो मुस्तहिक नहीं होते। हमारे यहाँ बात सूरतें ऐसी हैं, समसरा, ये समसरा में भी इससे मिलती जुलती सूरत होती है। अलबत्ता समसरा के अंदर जो है वो जो कैफियत होती है ना, वो भी इसी से होती है कि आप मेरा सौदा करा दे तो आपको इतना कमीशन मिल जाएगा। जुल के अंदर बाज दफा आपको ये पता नहीं होता कि ये अमल मेरा सही हासिल कर पाऊंगा या नहीं। तो हमारे यहाँ बाज सूरतें जोल की ब्रोकरेज के अंदर आ गई हैं, और वो ऐसी जगह बहुत कम आई हैं। मिसाल के तौर पर रिकवरी की मैंने एक मिसाल दी थी आपको। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि रिकवरी एक बड़ा मार्का होता है। 2 सूरतें हैं जिसके अंदर मार्का होता है, बल्कि 3 सूरतें हो गई। एक को हम एवज अनिल वजाहत का भी नाम देने लगे। आपके प्लॉट पे कब्जा हो गया, आपका प्लॉट आप नहीं छोड़ा सकते, तो आपने किसी साहब से जाके बात की, उधर आमतौर पे ताकतवर होते हैं, असला वसला होता है, कुछ सियासी ताल्लुकात होते हैं। यानी एक ऐसी हकीकत है जिसको बयान करते हुए अगर झांसी आ रही है, लेकिन ये हकीकत है, हम सब जानते हैं। आपने जाकर कहा भाई ये मेरा प्लॉट है, ये मेरे कब्जे में आया हुआ है, तो आप मुझे ये प्लॉट रिकवर करा दें, मैं आपको इसके बदले में 15 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा ठीक। 15 दिन बाद उसने आपको वहां जाकर बिठाया, अपनी निगरानी में दीवार खड़ी करवाई, दरवाजा लगवाया, और आपसे कहा लाए 15 लाख रुपए दे। ये ज्वाला है। यानी अमल की हद तक बात कर रहा हूँ। ये काम कराना, ये कैसा है, इसमें बहस नहीं कर रहा मैं। लेकिन इस अमल के बदले में अगर वो प्लॉट आपका वागुजार करा के, रिकवर करा के आपको नहीं देते, तो फिर आप उनको पैसे नहीं। एक तो यहाँ पर आ गया है। एक दूसरा, कलेक्शन एजेंट जो होते हैं ना, जो फंसा हुआ माल, जैसे बैंक के फंसे हुए पैसे हैं, आपकी फंसी हुई रिकवरियां हैं, तो आपने किसी को रखा भाई ये रिकवर करके ला दो, जितना भी रिकवर करके लाओगे उस पर मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा। ये एक ये तरीका राइज है। दूसरा वो वाला तरीका राइज है जो मैंने हाफिज वाला तरीका बताया, कि आप किसी को अपना एजेंट बनाते हैं कि तुम जाके रिकवरी करो, महीने के 25,000 रुपये फिक्स तो तुम्हें मिलने ही मिलने हैं, ताकि तुम रोटी पानी खर्चा चलाओ। बाकी जो रिकवरी करोगे उसमें से इतना मैं तुम्हें कमीशन भी दूंगा। शरण ये सूरत भी जायज है। ये सूरत फिर इजारा में आ जाती है। इजारा से मुराद है वकालत बिल एवज में आ जाती है। एक तीसरी सूरत भी राइज है जिसके बारे में हमारे यहाँ उलमा को थोड़ा सा भी तहफुजात हैं, बाज़ हज़रात इसको एवज अनिल वजाहत कहते हैं। वो है काम निकलवाना। आपको अपने घर में पानी की लाइन डालनी है, वो नहीं डल सकती, तो आपको किसी ने बताया कि फला साहब वाटर बोर्ड से रिटायर है, या फला साहब सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए हैं, ये काम करवा देते हैं। और काम कैसे कराते हैं? ताल्लुकात पे। तो आपने जाकर उनसे रब्ता किया कि मेरे घर पानी का कनेक्शन नहीं है, उन्होंने कहा हो जाएगा, 15,000 रुपये लूंगा मैं।
बाकी जो सरकारी फीस है पानी के कनेक्शन की, मसलन 3,000 रुपए 5,000 रुपए, वो तो आपने देनी है। लेकिन आपकी फाइल देर गौर नहीं आ रही, ये मैं करा दूंगा, 15,000 लूंगा इसको। अब बाज दफा वो 15,000 एक क्लब करके बताते हैं, 15,000 मुझे दे, मैं काम करवा दूंगा, जो खर्चा है वो आपका, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं। वो बाज दफा ये होता है 15,000 तो मैं अपनी फीस लूंगा, सरकारी फीस इसकी है 5,000, और अगर ऊपर से कुछ मजीद आपको देना पड़ा वो मैं अलग से बता दूंगा। मेरे 15,000 मेरी मेहनत के हैं, सरकारी फीस 5 8 10 हजार है, वो आपको वो देनी है। बाकी ऊपर से जो वो सबसे लेते हैं वो आपसे भी लेंगे, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब ये कि मैं ये नहीं कह रहा सारे काम सही है, लेकिन एक मैं तफहीम मसला के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि अब इस शख्स ने जो 15,000 ली किस चीज के लिए है। जिस शख्स ने, सरकारी मुलाजिम ने 5,000 की जगह 25,000 लिए, उसने 5,000 तो सरकारी फीस ली, 20,000 रिश्वत ली, वो हराम है, नाजायज है, वो तो तय हो गया। ये शख्स जो है, ये जो जाकर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, जो शख्स जाकर अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके काम निकलवा के देते हैं, आपको पता है आजकल बहुत सारे काम ताल्लुकात पे निकल आते हैं, तो इसकी आगे दो सूरतें होती हैं। एक सूरत होती है इस ताल्लुकात के इस्तेमाल करने की वजह से वो कोई नाजायज काम करते हो, कोई गैर कानूनी काम कराते हो। मिसाल के तौर पे, आपको पता है सुई गैस का जो कनेक्शन है वो मिलता नहीं है, खासतौर पे कमर्शियल कनेक्शन। एक साहब ने कहा मैं कमर्शियल कनेक्शन आपको 6 महीने में दिलवा दूंगा, हालांकि नंबर आपका 3 साल में आएगा। तो आपने पूछा क्या करेंगे, उन्होंने कहा मैं फाइल ऊपर करवा दूंगा। वो फाइल ऊपर कराने की मुझे वहां पे रिश्वत देनी पड़ती, वो मैं डील कर लूंगा। वैसे इसकी रिश्वत है 15 लाख, लेकिन मैं 3 लाख में काम करा दूंगा, मेरा फला 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 जानने वाला है, आप मुझे 10 लाख रुपए दें, मैं करा दूंगा। एक सूरत ये है। इसके बारे में तो उलमा की राय सूरत जायज नहीं। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जुल्म का अंसुर है, हक और बातिल इसके अंदर वाजे है। एक सूरत ये कि एक काम आपका जायज है, नहीं हो रहा, होता है ना हमारे यहाँ बहुत सारे काम फंस जाते हैं। अगर कोई शख्स फंसा हुआ काम कराने के लिए किसी असर रसूख वाले ताल्लुकात वाले आदमी को इस्तेमाल करता है, और वो अपने ताल्लुकात असर रसूख की वजह से फंसा हुआ काम निकलवा देते हैं, जायज काम निकलवा देते हैं, और उसकी जो जायज फीस बनती है, या खुदा ना खास्ता उसकी कोई मामूल की रिश्वत है वो बनती है, ये साहब अपने इस अमल का कोई मुआवजा, कोई रिश्वत नहीं देते। इस सूरत के बारे में हमारे इख्तलाफ है कि ये अमल इस शख्स का रिश्वत में आएगा या इसके अमल का एवज है। तो हमारे यहाँ उलमा ये कहते हैं कि अगर ये साहब इस काम के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, फिर तो ये एवज लेना इनके अमल का मुआवजा है। बात दफा ऐसा होता है कि आपका कोई केस है, वो फंस गया, अब एक जगह उस आपको अंदाजा हुआ इस काम के लिए 3 4 जगहों पे जूतियां चटकानी पड़ेंगी और मैं जा नहीं सकता। ताल्लुकात वाला आदमी वो चला जाता है, वो एक कमरे में जाके 2 घंटे बैठा रहा, वहां से फाइल निकलवाई, दूसरी जगह बैठा रहा, तीसरी जगह बैठा रहा, बैठ बैठ के उन्होंने एक हफ्ते में इस काम को करा दिया, जो कि पिछले 2 साल से अटका हुआ था। और इसके बदले में कोई पैसा वैसा नहीं लिया, कोई नाजायज काम नहीं किया, एक जायज काम था। वो हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल, प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स की वजह से वो फंस जाता है। ऐसी सूरत में इस शख्स का जो मुआवजा है, तो अगर इसका कोई अमल भी इसमें शामिल है तो वो मुआवजा उस अमल के साथ मिलकर कंसीडर कर लिया जाता है शर्म में। लेकिन अगर कोई अमल शामिल नहीं है, इन्होंने सिर्फ फोन किया, बैठे रहे, सिर्फ ताल्लुकात इस्तेमाल किए, को खत लिख के दे दिया, तो ऐसा करना कैसा है। तो बाज़ हज़रात इसको मना करते हैं, बाज़ हज़रात इसकी इजाजत देते हैं कि कहते हैं कि ये शख्स अपनी हैसियत का इस्तेमाल कर रहा है, और हैसियत का इस्तेमाल इस तरह की करने की एवज़ अनिल वजाहत के लिए इसकी इजाजत देते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ जो गुफ्तगू थी, खुलासा कलाम ब्रोकरेज की कुछ सूरतों पर है। बाकी आप ये ध्यान में रखें कि हर सूरत की ना नीचे बड़ी बड़ी मजीद तदबीकात होती हैं, और वो जाहिर सी बात है कि वो तफसील उसमें बहुत ज़्यादा है। तो वो आप हजरात जब पढ़ेंगे, समसरा के ऊपर कोई 1 2 किताबें डाउनलोड करें आप, वो समसरा की तदबीकात मुआसरा है उसको पढ़ लें, उससे आपको मालूम होगा ब्रोकरेज की कौन सी सूरतें हैं। लेकिन जो खास नुक्ता जो मैंने आज आपकी खिदमत में अर्ज किया है, मेरे ख्याल में सबसे अहम नुक्ता यह है, जिसको आप जहन में रख के तकलीफात करें, कि आजकल हमारे यहाँ जो उकूद हो रहे हैं, तो उकूद मुरक्कबा ज्यादा है। लिहाजा जरूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स स्टेट एजेंट है वो सिर्फ एजेंट हो, वो बाज सूरतों में ब्रोकर, बाज मामलात में वकील भी हो सकता है।
इस वजह से अगर कोई शख्स ऐसा है तो उसकी तकीफ आप वकील पर करके दोनों जानिब से कमीशन लेने को नाजायज ना कहें, बल्कि उसके अंदर तहक्कुक करें कि अगर इसकी कोई ब्रोकरी वाली सूरत निकल के आ रही है तो ब्रोकरी यानी एक ही काम कराने में कुछ चीजों में वो ब्रोकर और कुछ में वकील हो सकता है। क्योंकि आजकल जो आप काम कर रहे हैं, जो टास्क आप अंजाम देते हैं वो खुद मुरक्कब होता है। जैसे मैंने घर की मिसाल दी, अब घर का खरीदने में एक है सौदा, एक है कागजात की जांच पड़ताल, एक है सरकारी महकमों से क्लियरेंस लेटर लेना, एक है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना। ये 4-5 मुस्तकिल अमल है। तो अब अगर आपने एक बंडल बनाया, उसके अंदर ब्रोकरेज भी डाली हुई है आपने, वकालत भी डाली हुई है, तो उसके अंदर सिर्फ वकालत पे तकीफ करना, उसके अंदर मसाइल खड़े हो जाते हैं। इस वजह से इसमें बात सूरतें ज्वाला की भी हो सकती हैं, यानी समसरा के साथ ज्वाला भी हो रहा है। समसरा तो ये कि घर बिकवाने का 1.5% पक्का है, तो सौदा करा दिया, वो 1.5% तो आप दे दें। आगे जाके मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में फला फला जगह पे क्लियरेंस करा दूं, बाद जगह आपने देखा होता है एनओसी पेंडिंग है। अब आप रजिस्ट्रार ऑफिस गए, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री करने के साथ उसको एडजर्न कर दिया। एडजर्न का मतलब है अब आप दोबारा आए, वो दरखास्त दें। इन साहब ने कहा कि मैं अपनी मेहनत करके एडजर्न नहीं करने दूंगा और मैं फला 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 चीजें करके इसको निकलवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में आप मुझे पैसा दें। अब इस खास पर्टिकुलर काम में वो क्या बन गए, अजीर बन गए। इस वजह से तकीफात में ये जरूर देखें कि जो हमारे जदीद उकूद है, जिनको उकूद मुस्तहदसा कहते हैं, उनके अंदर उकूद मुरक्कबा का बड़ा रुझान हो गया। पैकेज डील आप देखें, हर चीज के अंदर पैकेज आ गया है। खाने वाले जो है आजकल पैकेज ज्यादा आसानी से बेच पाते हैं। पैकेज में आपने जाके खरीदा, उसके अंदर ये सब चीजें शामिल है। खाना चावल भी है, सालन भी है, रायता भी है, ये भी 3,000 रुपए का। टूरिज्म पे आप जाते हैं, वो कहते हैं पैकेज ऑफर करेंगे, आप टूरिज्म का पैकेज है, सर्विसेज का पैकेज है। तो उसके अंदर फिर आप ये जहन में रखें कि उकूद मुरक्कब आ सकते हैं और दो चीज़ों के अलग अलग तकलीफात हो सकती है। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, कौन बज रहा है। अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो ले लेते हैं, वरना फिर आपके खाने का वक्त है गालिबन, या जो भी तरतीब है। जी जी, असल में प्रॉपर्टी का जो संसार होता है ना, मैंने कहा ना, असलन प्रॉपर्टी डीलर जो होता है, अगरचे उसका नाम स्टेट एजेंट होता है, लेकिन वो हकीकत में स्टेट ब्रोकर है। और ब्रोकर को मिलता ही जब है जब उसका अमल सही हो, यानी ब्रोकर को मिलता है अमल के करने पर। तो समसरा जो है वो ज्वाला की एक तरह से किस्म बन जाती है कि अगर आप मुझे ये घर दिला देंगे तो आपको मैं पैसे दूंगा। बाज दफा बाज जगह यहाँ पे नहीं है, मैंने सुना है दुबई वगैरह में बाज बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो होती है ना, आपने कहा जाकर के मुझे एक ऑफिस खरीदना है बड़ा, या किराए पे लेना है, उसकी विजिट की चार्जेस भी लगा देते हैं। उन्होंने कहा जी देखिए, हमें इस पर ना एनओसी लेना है, जाना आना है, तो प्रॉपर्टी आपको पसंद आए ना आए तो पर विजिट चार्जेस हम आपसे लेंगे 5,000 रुपए। अगर इसका उर्फ रिवाज हो जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि एक आदमी को आप ले लेकर 10 जगह चक्कर लगाएं। लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ उर्फ रिवाज में प्रॉपर्टी विजिट के चार्जेस नहीं होते, तो वो ठीक है, शरण उसमें इजाजत। जी यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स, किसी आपको मसलन किसी ने कहा कि आप जाकर एक वर्किंग कर दें मेरी, मैं घर खरीद रहा हूँ स्टेट एजेंट, आप स्टेट एजेंट के पास गए कि भाई मैं तुम्हारे पास आकर टाइम लगा रहा हूँ, तो जिन साहब ने मुझे मुझे वो तो मुझे कुछ देंगे नहीं, तुम अपने कमीशन में से कुछ दो, ये कह रहे हैं उन। नहीं तो अगर आप ब्रोकर हैं तो ले सकते हैं ना, अनडिक्लेयर्ड। मैंने आपको अभी मिसाल दी थी कि जो हमारे दिल्ली वाले मेमन और चिनियोटी हजरात हैं, आमतौर पर कारोबारी खानदान होते हैं। इनके यहाँ बाद दफा एक आदमी जो आम तौर पर फील्ड में नहीं होता लेकिन वो फिर भी काम कर रहा होता है,
मसलन वो मदरसे में पढ़ा रहे हैं, तबलीग में लगे हुए हैं, लेकिन वो छोटे मोटे ब्रोकरेज का काम तय करके कर रहे हैं, वो सूरत दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में 4-5 स्टेट एजेंट है। उन्होंने आपसे कहा कि आप मदारिस में तबलीग में वक्त लगाते हैं, तो कोई भी सौदा है हमारे पास लाएं, हम आपको उसमें परसेंटेज देंगे। वो सूरत जायज़ है। अब आप जिसको लेकर जा रहे हैं, तो आप उसके साथ खयानत इसलिए नहीं कर रहे कि आप ये नहीं कर रहे कि पहले आपको तो कोई जानता नहीं है, अब आप इनको लेकर गए फिर कमीशन मांगा। आपको तो ऑलरेडी किसी ने तय कराया हुआ है कि भाई लोगों के सौदे मेरे साथ कराओ। वो सूरत ठीक है, वो सूरत है जी। ठेकेदार आते हैं और वो उनके एक चीज का रेट तय कर देते हैं। रेट तय हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि ये रेट आपने आपके तय कर दिया है, अब हम पीछे घर वाले को लेकर आएंगे और उसको आपसे हमारे 5 रुपए या 4 रुपए ये काफी करके बताइए और वो जो काफी करते होंगे वो हमारा कमीशन। ठेकेदार से बोला बनाने वाला घर। हाँ, घर बनाइए। पहले आपका हमसे जो चीज होती है जो हम बेच रहे हैं उसका रेट तय करने के फिर बाद में वो घर वाले को लेकर अगर आप मेरी कौन सी सिचुएशन बता रहे हैं, बिल्डर होने की या? नहीं, मटीरियल जो होता है मार्बल एंड टाइल हाँ, उसके अंदर आया हमारे लिए वो कमीशन देना और ठेकेदार को जायज है या नहीं है, तो ठेकेदार के लिए देना जायज है या नहीं। देखिए मैंने आपको अभी एक मिसाल देकर बात अर्ज की थी कि हमारे यहाँ बहस ये है कि अगर मेरा किसी शख्स के साथ एक अक़्द मुआवजा हो रहा है और उसके तहत मैं एवज पूरा ले रहा हूँ, तो फिर एक और मुआवजा छुपा कर लेना मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। अब ठेकेदार के साथ उनका क्या अक़्द मुआवजा है घर बनाने वाले का, कि मटेरियल मेरा होगा, यानी मटेरियल मेरे से मरा, तो मटेरियल की पेमेंट मैं रख करूंगा, तुम लेबर रेट दे दो। उसने कहा जी लेबर रेट मैं आपको 2,000 रुपये स्क्वायर फीट दे रहा हूँ। मैंने कहा मटेरियल मैं लाऊंगा, उसने कहा देखिए मटेरियल इंसाफ का अच्छा होता है, और इंसाफ से जाके खुफिया तय किया था, ये सूरत ठीक नहीं। इसकी वजह ये है कि इन्होंने हिडन कमीशन, बात ये कि आपने ठेकेदार के साथ क्या चीज तय की थी, यानी ठेकेदार ने घर बनवाने वाले के साथ क्या तय किया, सौदा तय किया ना घर बनाने का मुआवजा। अलबत्ता अगर ठेकेदार उनसे कहता है कि लमसम मैं आपको 6,000 रुपये स्क्वायर फीट लूंगा, मटेरियल में अपना लगाऊंगा और ये क्लास का मटेरियल होगा, उसके अंदर अगर वो मटेरियल पे कुछ कमाता है तो जायज है। लेकिन अगर ये तय किया है उसने कि मटेरियल आपका, लेबर रेट मेरे, और फिर वो प्रोक्योरमेंट वाले से जाकर कमीशन बात करता है कि मुझे तुम कमीशन रखो, मैं ग्राहक ला रहा हूँ, ये सूरत फिर दयानत के खिलाफ है। ठेकेदार के लिए ज्ञान के खिलाफ हुआ, लेकिन बेचने वाले के लिए उसको ज्ञान के खिलाफ नहीं हुआ, तो वो क्या फायदा। बेचने वाला उसके साथ ताउन कर रहा है गलत काम में, बस ये अच्छा है। क्योंकि बेचने वाला ये करेगा कि जो मटेरियल का बिल बना 6 लाख रुपए, उसमें से उसने उसको मिसाल के तौर पे 5% दिया, 30,000 रुपये स्क्रैप करो, और ये इसने प्राइस एक्सटेंड कर दी। बात सूरतें इसकी जायज बनती हैं, लेकिन मेरी तबीयत उस पर आमादा नहीं होती बताने की या नहीं कहने की। वो सूरत ये जायज बनती है कि ठेकेदारों से आपने पहले से अरेंज किया हुआ है, हमारे यहाँ तुम ग्राहक लेकर आओ, हम तुम्हें कमीशन देंगे, ये सूरत फिर भी गुंजाइश निकलती है। लेकिन एक ये कि ग्राहक पहले से उसके पास आ गया, वो फिर आके आपसे मांग रहा है, उसका मतलब वो पहले से आपका वकील या ब्रोकर नहीं है, आपने इस अक्ट की वजह से बनाया और इसमें आप पैसे बढ़ा रहे हैं, ये सूरत ठीक नहीं। बाद लोगों ने किया हुआ है, सप्लायर्स ने, उनके पास बड़े बड़े ठेकेदार आए हुए हैं, ठेकेदार ने कह रखा है कि मैं आपसे जब भी माल उठाऊंगा मेरा 1% 2% कमीशन रखेंगे आप। उसने कहा ठीक है, सौदेबाजी जो भी है मैं रेट बताऊंगा, ग्राहक के साथ चीजें सही गलत के जिम्मेदार आप है, मैं नहीं। तो उस सूरत में फिर भी गुंजाइश निकलती है, अगर चाहे वो उसमें एक दर्जे की कराहत है। वो कराहत की वजह मैंने आपको क्या बताई, वजह ये बताई कि जब आप एक शख्स के साथ अक़्द मुआवजा किसी मामले में कर लेते हैं, तो फिर आप उससे तवक्को रखते हैं कि इस अमल के बदले में मैं तुम्हें पूरे पैसे दे चुका हूं, ये कमीशन तुम किस चीज का ले रहे हो। जाहिर तो तुम ये कर रहे हो, माल आप ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं, तो ये कमीशन किस अमल का एवज है। अगर रेफर करने का एवज है तो तुम बताओ मुझे। तो लोग क्या करते हैं, मेरे तो आप मेरे पास तो ऐसे ऐसे लतीफे आते हैं ना। एक साहब ने लतीफा भेजा कि मैं हम 2-3 पार्टनर हैं, हमने मिलकर एक घर खरीदा है। मिसाल के तौर पे उन्होंने 4 करोड़ का घर खरीदा था, उस पर एक ग्राहक आ गया 5 करोड़ का। अब ये साहब कह रहे हैं कि ग्राहक चूंकि मैं लाया हूं, लिहाजा मैं अपने पार्टनर से कह रहा हूं कि 5 करोड़ में से 1% तो मुझे कमीशन दे पहले आप। 1% 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
और उसके बाद पार्टनर होने के नाते प्रॉफिट भी तकसीम करें। तो मैंने कहा कि अगर आप ये पार्टनर हैं आपस में, तो पार्टनर तो होता ही वो है जो शिरकत का कोई अमल अंजाम देता हो। तो आप ये मुआवजा किस चीज का मांग रहे हैं? आप तो खुद मैनेजिंग पार्टनर है ना। तो मैंने कहा इसके बजाय आप लोगों ने शुरू में तय क्यों नहीं किया कि जो पार्टनर हमारा ग्राहक लाएगा उसका नफा ज्यादा होगा। कहने लगे कि वो असल में हम ये करना नहीं चाहते। तो मैंने कहा फिर ये भी करना जायज नहीं है। आप शरीक है ना, और आपने कहा हम में से कोई भी पार्टनर ग्राहक लाएगा, जो प्रॉफिट होगा हम बराबर तकसीम करेंगे। आप कमीशन किस चीज का मांग रहे हैं? ये तो लेना आपके लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो असल नफा है उसकी तकसीम तो अक़द शिरकत के तहत हो रही है। या ये कि आपने इस अमल के अलग से पैसे बताए हुए होते कि हम पार्टनर हैं, लेकिन ये मेरे स्टेट एजेंट्स के जरिए बिकेगा, मेरे ऑफिस के जरिए, लिहाजा अगर ये बिका तो इस पर मैं एक फ्लैट कमीशन रखूंगा। वो कमीशन असलन आपका हिस्सा हिस्सा फिर रिबा होगा। आपने सुना होगा जो पार्टनरशिप होती है, इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे यहाँ जोड़िया बाजार वगैरह में एक, वो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक रनिंग प्रॉफिट लेते हैं और एक बाकी पार्टनरशिप प्रॉफिट होता है। रनिंग प्रॉफिट रनिंग पार्टनर लेता है। वो ऐसे लेते हैं कि उन्होंने तय किया होता है कि जितना भी प्रॉफिट हो सबसे पहले उसमें से 10% मैं निकालूंगा अपना, क्योंकि मैं बिजनेस चलाता हूँ। जो बच जाएगा वो सब में बराबर तकसीम हो। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस चीज को डिक्लेयर कर दें तो रनिंग प्रॉफिट की सूरत बन जाएगी कि मेरे स्टेट एजेंसी के जरिए ये प्लॉट बिका है, लिहाजा 10% रनिंग प्रॉफिट मैं ले लूंगा अपफ्रंट, जो बच जाएगा वो पार्टनरशिप के लिहाज से प्रोराटा तकसीम हो जाएगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत सारी चीजें ऐसी अगर लोगों को तालीम की जाए थोड़े थोड़े अरसे में ना, तो लोग सीख भी जाते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग सीखते नहीं है, तो नतीजा ये निकलता है कि फिर वो गलत सलत काम करते हैं, छुपाते हैं। और सबसे अहम बात ये कि छुपाने वाली जो कल्चर है ना, इसको खत्म करना चाहिए। भाई आप इफ्साह करें, इफ्साह करने में क्या, मैं आपसे अख्त कर रहा हूँ ना, छुपाते क्यों आप? और अगर कोई नाराज होता है तो होने दे नाराज, थोड़े दिन नाराज होगा। दूसरी बात यह कि अगर कोई नाराज होता है कि देखिए मेरा बहनोई है, उसने मेरा प्लॉट बेचा, मुझसे कमीशन मांगा, तो जब कोई बाहर बैठा आदमी सुनेगा तो कहेगा भाई तुम्हारा बहनोई स्टेट एजेंट है, तो अगर उसने कमीशन मांग लिया तो क्या हो गया? तो मुझसे कहो क्या मेरे बहनोई है तो मुझसे कम कमीशन लो, लेकिन कमीशन तो दो। तुम ये क्यों तवक्को करते हो कि मुफ्त में करेगा? जब तुमसे कोई तवक्को करे कि मुफ्त में करे तो तुम नाराज होते हो, है ना। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। अब होता क्या है कि मुझसे कोई मुफ्त में काम कराता है तो मैं नाराज होता हूँ, और खुद चाहता हूँ दूसरे से मुफ्त में काम कराऊं। इसके नतीजे में लोग छुपा कर कमीशन लेते हैं। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अला अन्नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। ये नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा ना रिवाज देना पड़ेगा। हम अपने जुमे के खुतबात में या इस तरह के सेशन रख के लोगों को सिखाएं, भाई बात क्लियर करो, लोगों को बताओ। थोड़ा नुकसान होगा, इंशाल्लाह मसला होगा जी। जैसे कि किसी को पहले से कभी आप बिजनेस के लिए रेफर करें, तो आपको मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने कहा कि इसको आप रेफर करते हैं, उसमें मैं आपको अगर एक प्राइस 10,000 और उसके बिजनेस रेफर किया 10,000 लिया, मैंने 11,000 उसको बढ़ा दी प्राइस, लेकिन वो बैंक उस पर एडवांस करके आ रहा है, तो एक भी 10,000 ही को जो हमसे नाटक मिलते हैं। दोनों सूरतें ठीक है अगर आपने पहले से तय किया हुआ है, दोनों सूरतें ठीक है। नहीं, ये कहलाता है रेफरल। रेफरल का मतलब होता है कि आपने लोगों से कहा बंदे मेरे पास भेजो, मैं तुम्हें 0.5% कमीशन दूंगा। ये समसराई की एक शक्ल है रेफरल जिसे हम कहते हैं। और रेफरल की बात सूरतें समसरा की होती हैं, बात सूरतें इसकी इनाम की होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने जाकर किसी मोबाइल ऐप के जरिए, बाद दफा लोग पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें 100 रुपये वापस होते हैं ना, कैशबैक जो होता है। तो कैशबैक असल में क्या होता है? कैशबैक असल में एक इनाम है, और वो इनाम इस बात का है कि आप चाहते हैं कि मेरे पास कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आए। तो पेट्रोल पंप वाले साहब ने वादा किया कि जो आपके पास पेट्रोल डलवाएगा ना अगर इस ऐप से, आप डलवा दें। धड़ाधड़ लोगों ने आके ऐप से पेट्रोल डलवाने शुरू की। तो जो ऐप चलाने वाला बैंक है या इदारा है, उसके कस्टमर बढ़ गए। हर आदमी को उसने 100-100 रुपये वापस भी कर दिए। इसकी तकलीफ इनाम की है।
बात सूरत में इसके नाम की बनती बात संसार वो ले सकते हैं, वो अलग चीज है, वो तो इस तरह से इसका ताल्लुक। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।